हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो ये यूपी पीजीटी का पेपर है जी। ऑल्दो ये 2022 की भर्ती थी, लेकिन अभी जो 9 मई गई है बीते दिनों, सो उस 9 मई 2026 में ये पेपर हुआ था। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आई डोंट नो इसकी आंसर की आई है कि नहीं आई है, लेकिन अपने हिसाब से ये वाले आंसर्स जो हैं वो बेस्ट आंसर्स हैं। उसके साथ साथ ये एक बच्चे ने ये पेपर भेजा था, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है वहाँ पे कुछ ऐसे एंड में ब्लैक हो गया था, तो वो क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है। सो वी डोंट नो अबाउट दैट। ओके, बाकी 125 क्वेश्चन इसमें आए थे एंड उन सबको हम कवर करेंगे और अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली विद द लॉजिक। ओके, तो ये यूपी जीडीसी वाले जो बच्चे हैं अभी जो इनका 31 मई को पेपर है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देख लो इस तरीके के क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू हैं सारे के सारे। यहाँ से नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स आपने बनाने हैं जी, कोई भी पेज लेना है। मान लो आपने ये पेज ले लिया, ठीक है, ये आपका A4 साइज शीट है या आपकी नोटबुक है। तो यहाँ पे लिख लो ऊपर कि ये यूपी पीजीटी 2022 हेल्ड ऑन 9 मई 2026, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू करो, जो क्वेश्चन आपके सही होते जा रहे हैं, आपको कैजुअली समझ आ रहे हैं, वो आपने लिखने नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता, कोई फॉर्मूला है, कोई ऐसी फैक्चुअल चीज़ है जो पॉसिबिलिटी है दोबारा रिपीट हो सकती है, या उसकी वजह से वो एक इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता हो तो उसकी वजह से आपके बाकी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ओके, सो वो इन्फॉर्मेशन आपने नोट करनी है एक एक करके, दैट्स इट, ठीक है। सो उस पेपर की इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान आए जो आप अक्सर भूल जाते हो, वो भी नोट करनी है। ओके, which one of the following concepts specifically refers to the role of education in enabling individuals to move from one social position to another? सोशल कंफर्मिटी, कल्चरल ट्रांसमिशन, सोशल कंट्रोल या सोशल मोबिलिटी। सो वो रोल, एजुकेशन का जो रोल है, जब वो एक सोशल पोजीशन से दूसरी सोशल पोजीशन पे जाने में हेल्प करता है, दैट मीन्स मोबिलिटी में हेल्प करता है उनकी। कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, कोई कंफर्मिटी नहीं है, सोशल मोबिलिटी जो है वो क्लियर कट सीधा सीधा आंसर होगा आपका। Which one of the following is a recognized limitation of essay type test that directly affects the reliability of scores? सो यानी ऐसे टाइप टेस्ट जो होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं, उनकी रिकग्नाइज्ड लिमिटेशन बतानी है आपने, जो कि रिलायबिलिटी को अफेक्ट करेगी डायरेक्ट। दे इंश्योर कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कहाँ होती है? स्कोरिंग में, ठीक है, सो वो तो गड़बड़ है। देन है दे कैन नॉट बी यूज टू असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस आइडियाज। नहीं, ये तो कर सकते हैं ना, स्टूडेंट की जो एबिलिटी है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की, वो तो आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन से पूरा लिखेंगे तभी पता चलेगा। दे आर ससेप्टेबल टू स्कोरर वेरिएबिलिटी ड्यू टू सब्जेक्टिव जजमेंट इन इवेल्युएशन। तो स्कोरर जो है, जो स्कोर दे रहा है, जो टीचर जो स्कोर दे रहा है या पेपर चेक कर रहा है, वो सब्जेक्टिव, उसके सब्जेक्टिव जजमेंट पे डिपेंड करेंगी चीज़ें। तो स्कोर जो है, अगर आप अलग अलग लोगों से चेक कराओगे तो वो स्कोर सेम नहीं रहेगा। सो वहाँ से वो स्कोर सेम नहीं है, दैट मीन्स रिलायबिलिटी नहीं है, राइट। अगर वो ऑलमोस्ट भी सेम रहे, कंसिस्टेंट रहे, तो रिलायबिलिटी होगी। सो ये लिमिटेशन तो लग रही है। दे आर इनकैपेबल ऑफ असेसिंग हायर ऑर्डर कॉग्निटिव आउटकम्स। इनफैक्ट ऐसे टाइप या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आपके हायर ऑर्डर कॉग्निटिव आउटकम्स को, थिंकिंग स्किल्स को चेक कर पाते हैं। सो दे आर कैपेबल ऑफ, ठीक है। सो सी ऑप्शन आपकी लिमिटेशन रहेगा जी। ओके, एजुकेशन इज अ डैश एंड सोशल प्रोसेस। तो एजुकेशन स्टैटिक है? नहीं, हम हमेशा डायनामिक की बात करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल है? नहीं। स्ट्रक्चर्ड कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है स्ट्रक्चर्ड, राइट। इनफॉर्मल एजुकेशन भी होती है, ठीक है। नॉन फॉर्मल में भी फिर भी स्ट्रक्चर होता है, बट इनफॉर्मल भी तो होती है। ओके, सो ये एक नेचुरल है जी, नेचुरल और सोशल प्रोसेस है। ओके, ये आपका बेटर ऑप्शन है। नॉलेज इन नेचुरल साइंस इज प्राइमरीली वैलिडेटेड थ्रू। सो नेचुरल साइंस में नॉलेज जो है उसको आप प्राइमरीली कैसे वैलिडेट करोगे? नॉर्मेटिव जस्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, इनएबिलिटी टू रिलेट न्यू नॉलेज विद प्रायर लर्निंग। इनएबिलिटी आ गई तो आप कैसे वैलिडेट कर रहे हो यहाँ? अप्लाइंग प्रीवियसली लर्नड मैथमेटिकल स्किल्स टू सोल्व प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स,
फॉरगेटिंग अर्लियर लर्नड कॉन्सेप्ट्स वाइल लर्निंग न्यू कंटेंट। सो आप अगर पुराने वाला भूल गए हो तो वो कहाँ से वैलिडिटी चेक हुई, राइट? एक है नॉर्मेटिव जस्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूज और दूसरा है पहले से जो आपको मैथमेटिकल स्किल्स आपने सीखी थी, आती थी, उनको आप फिजिक्स में यूज कर रहे हो। सो ये वैलिडेट कर रहा है नॉलेज को। सो सी ऑप्शन बेटर है जी, ना कि नॉर्मेटिव वाला। ओके, नॉर्मेटिव जस्टिफिकेशन की जब आप बात करते हो वो यूजुअली ह्यूमैनिटीज में देखने को मिलता है। Arrange the following standard score scales in increasing order of their typical standard deviation values. So standard deviation values के हिसाब से लगाना है जी। ये इन्फॉर्मेशन मैं अगर नोट्स बनाऊँ तो मैं ये इन्फॉर्मेशन डालूंगी अपने नोट्स में, PYQ वाले में, तो आप डाल लीजिए इसको। ओके, जेड स्कोर, टी स्कोर, स्टेन स्कोर, रो स्कोर। रो स्कोर तो रैंडम होते हैं, सो सबसे ज़्यादा डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यही मिलेगा। सो सबसे लास्ट में डी आएगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन कट आउट हो गया आपका। देन है आपका जेड स्कोर, टी स्कोर और स्टेन स्कोर। जेड स्कोर में हमारा जो है वो मीन 0 रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का रहता है, ठीक है। जो हम ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाते हैं और इसमें हम यहाँ 0, ये 1 + 1 सिग्मा + 2 सिग्मा ऐसे करके करते हैं ना, तो ये 1 का डेविएशन है। ओके, देन है आपका टी स्कोर। टी स्कोर में आपका जो है वो 10 का डेविएशन होता है, 10 नहीं 2 का। और स्टेन स्कोर में, ठीक तो बोला मैंने, डेविएशन 10 का, राइट? 2 का स्टेन स्कोर में होता है। मुझे डाउट था थोड़ा सा ना कि मुझे भी याद हुआ या नहीं हुआ ये। सो टी स्कोर में स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का है, स्टेन स्कोर में 2 का है, और आपका रो स्कोर में तो लार्जेस्ट रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जो नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले ए, देन स्टेन स्कोर, देन टी स्कोर और लास्ट में आपका रो स्कोर। तो ये आपका आंसर रहेगा। इस इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत ज़रूरी है, दोबारा कहीं पूछी जा सकती है यूपी के आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। दूसरा आपको पता हो जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा, रो स्कोर माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। टी स्कोर को 10Z + 50। इनफैक्ट अभी जितने भी मैंने यूपी से रिलेटेड आपको पेपर करवाए उनमें 3-4 पेपरों में तो ये टी स्कोर का फॉर्मूला पूछा ही गया है। सो आपको आना चाहिए ये। स्टेन स्कोर का भी क्या पता पूछ ले, क्योंकि यहाँ पे स्टेन स्कोर मेंशन कर दिया। सो 2Z + 5.5 इसका आंसर रहेगा। एक और वर्ड आ जाता है स्टेनाइन स्कोर, ठीक है, या सी स्कोर। दोनों जो स्कोर है वो क्लोजली रिलेटेड हैं। इन दोनों की जब आप बात करोगे तो उसमें भी 2Z + 5 जो है वो आपका फॉर्मूला रहता है, ठीक है जी। स्टेनाइन 9 है, यानी कि इसमें 1 से लेके 9 तक का स्केल रहता है आपका। सी स्कोर में आपका 0 से 10 तक का, यानी 11 पॉइंट स्केल रहता है। सी स्कोर के 11 पॉइंट स्केल में जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको हटा के हम 1 और 9 तक का जो स्कोर लाते हैं वो स्टेनाइन स्कोर कहलाता है। ओके, सो ये 2Z + 5.5, 2Z + 5, 10Z + 50, Z का फॉर्मूला, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ओके जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट इलस्ट्रेट पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी लगते होंगे, क्योंकि ये जो है, जैसे अब ये वाला नहीं आता तो नहीं आता, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे के एग्जाम्स के लिए याद करनी ज़रूरी है इस पेपर से जो आप सीख रहे हो नया। ओके, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। डिफिकल्टी इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम मदर टंग। तो ये ट्रांसफर कहाँ हुआ है, तो डिफिकल्टी और इंटरफेरेंस हो रहा है। इनएबिलिटी टू रिलेट न्यू नॉलेज विद प्रायर लर्निंग, अगर आप एबल नहीं हो तो ये भी पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं है। पॉजिटिव ट्रांसफर इज लाइक पहले कुछ आपने सीखा है वो हेल्प कर रहा है किसी और चीज़ में। अप्लाइंग प्रीवियसली लर्नड मैथमेटिकल स्किल्स टू सोल्व प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, ये तो ठीक है, पॉजिटिव लग रहा है कि आपको जो मैथमेटिकल स्किल आपने पहले सीखी थी वो आप अब जो है फिजिक्स में यूज़ कर रहे हो, हेल्प कर रही हैं आपकी। सो दैट इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फॉरगेटिंग अर्लियर लर्नड कॉन्सेप्ट वाइल लर्निंग न्यू कॉन्टेंट, तो अगर आप भूल ही गए हो तो ये कौन सा ट्रांसफर हुआ ना, पॉजिटिव वाला। सो आंसर आपका सी रहेगा जी। ओके, CAT कैट वॉज डेवलप्ड बाय, यूजुअली ये टैट तो कई बार पूछा गया है। मोरे और मोर्गन का नाम हम याद रखते हैं, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। बट अगर ये चिल्ड्रन एपरसेप्शन पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए लियोपोल्ड बेलेक आपका आंसर रहेगा। ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एल्फ्रेड बिने की बात करते हो तो इन्होंने साइमन टेस्ट की बात की है। कार्ल रोजर्स को हम यूजुअली नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के लिए पढ़ते हैं,
राइट। सो ये लियोपोल्ड बेलेक, ये इन्फॉर्मेशन भी नोट डाउन कर लो कि ये चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है जी। टैट का भी आपको याद होना चाहिए, याद है तो बढ़िया है, अगर भूल जाते हो तो ये भी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करो टैट की, कि मुरे एंड क्रिस्टियाना डी मोर्गन, ये भी प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। Which statement best reflects the pedagogical shift in education during the Buddhist period? So Buddhist period में क्या, जब आप Buddhist period की बात करते हो तो क्या pedagogical shift हमें देखने को मिलता है? Emergence of organized centers promoting inquiry, dialogue and wider access. Emphasis on lineage-based transmission with limited scope for questioning. Lineage-based ट्रांसमिशन नहीं था। लीनिएज बेस्ड ट्रांसमिशन बेसिकली ये रहेगा कि आप जो है क्वेश्चनिंग के लिए तो लिमिटेड स्कोप रख रहे हो, क्वेश्चन नहीं पूछना, और दूसरा कि जो चला आ रहा है वो आप बस ट्रांसमिट कर रहे हो एक इन्फॉर्मेशन दूसरे को। प्रीडोमिनेंस ऑफ रिचुअल सेंट्रिक इंस्ट्रक्शन एंड मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट, या एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग रिलाइंग सोलली ऑन इनफॉर्मल ट्रांसमिशन। इनफैक्ट विहाराज खुल गए थे, मोनेस्ट्रीज खुल गई थी, सो उसकी वजह से ऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स बने, ठीक है, जो आपकी इंक्वायरी, डायलॉग और वाइडर एक्सेस को प्रमोट करते हैं। सो ये बेटर पेडागोजिकल शिफ्ट देखने को मिला, ना कि रिचुअल सेंट्रिक इंस्ट्रक्शंस हो। रिचुअल सेंट्रिक इंस्ट्रक्शंस हमें गुरुकुल में देखने को मिली थी, या फिर हमें रिचुअल सेंट्रिक उसमें भी मुस्लिम मिडिवल पीरियड में भी रिचुअल सेंट्रिक चीज़ें देखने को मिली थी, ओके। और एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। ए आपका आंसर हो जाएगा जी, एमरजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स। जैसे आप शिफ्ट देखोगे, इससे पहले इंडिविजुअल सेंटर गुरुकुल होते थे, ठीक है, और उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज्ड मोनेस्टिक यूनिवर्सिटीज या महाविहाराज आपको देखने को मिले। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी आपको इसी पीरियड में देखने को मिली। Which interpretation links a theory of intelligence with its measurement implications? So कौन सी स्टेटमेंट जो है वो थियरी और उसमें क्या बात बोली गई है उस हिसाब से ठीक है। Behaviorist view requires reliance only on self report measures for assessment. देखो ओनली तो कभी नहीं होता, ओके। बिहेवियरिस्ट वाले ऑब्जर्वेशन भी तो करते हैं, सिर्फ सेल्फ रिपोर्ट ही थोड़ी करते हैं, ओके। मल्टी फैक्टर थियरी सपोर्ट्स डाइवर्स टास्क असेसिंग डिफरेंट एबिलिटीज रादर देन अ सिंगल स्कोर। ये बात तो ठीक है, मल्टी फैक्टर थियरी है तो वो अलग अलग चीज़ों पे, यानी बहुत सारे फैक्टर हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के, राइट। ये तो ठीक साउंड कर रहा है। यूनिटरी थियरी इम्प्लाइज यूज ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सबसेट फॉर अनरिलेटेड एबिलिटीज। नहीं, यूनिटरी है तो एक ही चीज़ पे रिलाई करेगी ना कि मल्टीपल पे। एनवायरमेंटल व्यू इम्प्लाइज इंटेलिजेंस कैन नॉट बी मेजर्ड थ्रू स्टैंडर्डाइज मेथड्स। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं हम, राइट। सो आंसर आपका बी हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है वो। हल्स लर्निंग थियोरी एम्फसाइजेज विच की मैकेनिज्म अंडरलाइंग हैबिट फॉर्मेशन। सो हल की थियोरी, हल की तो हम ड्राइव रिडक्शन थियोरी पढ़ते हैं, राइट। सो मैच्योरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, इमिटेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, इनसाइट थ्रू कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग और रेनफोर्समेंट थ्रू ड्राइव रिडक्शन। सो आप ड्राइव रिड्यूस हो जाएगी, वही एक रेनफोर्समेंट का काम करती है, स्ट्रेंथन करती है चीज़ों को। सो ये आपकी ये आना चाहिए बढ़िया आंसर, रेनफोर्समेंट वाला, ओके। सो रेनफोर्समेंट हल की जो लर्निंग थियरी है उसको ड्राइव रिडक्शन थियरी भी हम बोलते हैं। ये थियरी बोलती है कि जो हैबिट स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी जब एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन इज फॉलोड बाय रिडक्शन इन अ बायोलॉजिकल ड्राइव, ठीक है। सो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की वजह से, वो जो कनेक्शन हुआ उस वजह से आपका जो है वो ड्राइव जब रिड्यूस हो गई, उस वजह से मतलब उसके पीछे ये चीज़ें चल रही हैं, वो स्ट्रेंथन करेगी इन चीज़ों को, वो रिन्फोर्स करेगी, ओके। तो रिन्फोर्समेंट की तरह काम करेगी, ओके। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। फिलोसफी इज एक्टिव साइड एंड एजुकेशन इज कंटेम्पलेटिव। नहीं, फिलोसफी थियोरिटिकल साइड है तो कंटेम्पलेटिव साइड फिलोसफी है, एक्टिव साइड एजुकेशन है। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई जी। फिलोसफी इज द थिंकिंग प्रोसेस, एजुकेशन एक प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है, हाँ, यानी एक थिंकिंग प्रोसेस थियरी है, दूसरा आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। फिलोसफी डिटरमाइंस एम्स एंड एजुकेशन इज द मीन टू अचीव देम। हाँ, फिलोसफी एम्स चीज़ें थियोरिटिकली डिसाइड करती है और एजुकेशन के थ्रू हम वो चीज़ें अचीव करते हैं। एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी, ये बात भी ठीक है। तो सिर्फ पहली ही गलत है और गलत ही हमसे पूछिए तो आंसर आपका बी यानी 1 ओनली हो जाएगा जी।
Dash can be given an algebraic treatment and is better suited to further arithmetic computation. Mean, median, mode या फिर range. सो सबसे ज़्यादा बेटर चीज़ें या जो फर्दर अर्थमेटिक कंप्यूटेशन में यूज़ करते हैं वो मेजरली अपना मीन होता है जी, मीन मीडियन मोड में से। ओके, सो मीन आपका आंसर रहेगा। मीन आपको प्रिसाइज और एक्यूरेसी के साथ आंसर्स देता है सेंट्रल टेंडेंसी के। और मीडियन जो है, जब हमें होता है ना कि मीन मीडियन मोड, एक तो आपको ये पता हो कि ये सेंट्रल टेंडेंसी के तरीके हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड, अगर हमें क्विकली कोई चीज़ बतानी है, क्विकली सेंट्रल टेंडेंसी बतानी है, यानी जो इतना बड़ा डाटा है उसमें से बहुत जल्दी से हमें कोई एक डिजिट बताना है, क्विक, जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे, वो आपका मोड में जाएगा। तो मोड इज़ वेरी क्विक बट एक्यूरेसी मैटर, मतलब एक्यूरेसी नहीं होती है इसमें इतनी। मीडियन जो है, जब हमारे पास क्या होता है, मीन तो होता ही है एक्यूरेट। ओके, मीन बहुत बेटर बेस्ट ऑप्शन है एक्यूरेसी के लिए, प्रिसीजन के लिए। बट जब हमारे पास एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं डाटा में, तो वो एक्सट्रीमिटी जो है वो हम मीन यूज़ नहीं कर सकते, उसमें फिर हम मीडियन के साथ जाते हैं। मीडियन जो है वो पूरे डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के बिल्कुल बीच की वैल्यू उठाना है। ओके, in Uttar Pradesh, how is the governance of primary education structurally organized? Primarily managed at state level with limited local involvement, administered through higher education authorities with state coordination, coordinated among state, district and local bodies, managed through collaboration between private institutions and national boards. So देखो, सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हमें ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। तो जब भी आप स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, मोस्टली सब जगह ही आपको कोऑर्डिनेशन जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल बॉडीज में नजर आएगा। यहाँ पे स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन है जो पॉलिसीज और स्टैंडर्ड सेट करेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, मैनेजेस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। लोकल बॉडी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, विलेज एजुकेशन कमेटीज हैं, VEC, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो ये ग्रास रूट लेवल पे मैनेजमेंट और स्कूल को मॉनिटर करने में ये रहते हैं, ठीक है, हेल्पफुल रहती है। ओके, विच स्टेटमेंट बेस्ट represents the relation between educational aim and agencies in a democratic society? Relation between educational aims and agencies. Aims are dynamically shaped and realized through interaction of agencies like family, school, society. Agencies only implement aims without shaping them. Aims are fixed and independent of agencies, or agencies are merely administrative with no role in aim realization. नहीं, कई बार एजेंसीज की वजह से भी तो एम रियलाइजेशन हो सकता है। सो एम, जब हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सो अपना व्यू प्रेजेंट करना, डिस्कशन करना, वो चीज़ें आएंगी। सो ऑप्शन नंबर ए बेटर है कि डायनेमिकली शेप्ड हैं। और कैसे रियलाइज कर रहे हो आप एम्स को? थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ एजेंसीज। Which limitation is most associated with rating scales in educational evaluation? तो rating scales से associated कौन सी है? Complete freedom from rater biasness, inability to assess observable behavior, susceptibility to halo effect and leniency या severity biasness, और absence of gradation in assessment. सो मोस्ट एसोसिएटेड, सो रेटिंग स्केल में ग्रेडिंग या कुछ तो होगा ना नंबर, तो अब्सेंस है असेसमेंट में ग्रेडेशन की, वो गलत है। आप ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में आप नहीं असेस कर पा रहे हो, इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हो, तो ये रेटिंग स्केल का नहीं आएगा। कंप्लीट फ्रीडम है फ्रॉम रेटर बायसनेस, या फिर ससेप्टेबल है हेलो इफेक्ट या लीनियंसी या सीवियरिटी बायसनेस के। सो लीनियंसी या सीवियरिटी बायसनेस ऑटोमेटिकली रेटर बायसनेस को इंक्लूड करती है। सो आंसर आपका थर्ड आ जाएगा जी। जब रेटिंग स्केल की आप बात करते हो, सो बहुत ससेप्टेबल होते हैं वो हेलो इफेक्ट के, यानी आपको जैसे होथन इफेक्ट भी होता है, ओके, सो वैसे ही है ये भी। सो रेटर का जो ओवरऑल इंप्रेशन है बच्चे के लिए, वो बायसनेस क्रिएट कर सकता है, तो उसकी वजह से इनएक्यूरेट इवैल्यूएशंस हो सकते हैं। लीनियंसी और सीवियरिटी बायसनेस मतलब एक हो सकता है बहुत लीनियंट हो, जेनरस हो, ज़्यादा खुले हाथ से नंबर दे दे, या वो वाला टीचर हो, और एक बहुत ओवरली क्रिटिकल या सीवियर, बिल्कुल दो एक्सट्रीम हो गए ना ये। सो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे रेटिंग स्केल में देखने को मिल सकती हैं। Arrange the steps of construction for achievement test battery in ascending order, बढ़ते क्रम में।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लान करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, इवेल्युएट करोगे, वैलिडेट करोगे। ओके, सो पहले तो आप प्लानिंग ही करोगे ना, तो सबसे पहले प्लानिंग रहेगी, फिर आपका कंस्ट्रक्शन रहेगा, है ना, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्ट करके ही तो इवेल्युएट करोगे आप। सो पहले आप प्लान करो, फिर कंस्ट्रक्ट करो उस चीज को, फिर उसको इवेल्युएट करो और वैलिडेशन निकालो, सो वैलिडिटी। सो आपका प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, इवेल्युएशन और वैलिडेशन, यानी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया जी। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ इन एजुकेशन। इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी फेसेटेड है, इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अग्री, हम हमेशा हेरिडिटी और एनवायरमेंट के प्रोडक्ट की बात करते हैं। मल्टी फैक्टर थियरीज सपोर्ट डाइवर्स असेसमेंट मैथड्स बियॉन्ड अ सिंगल स्कोर। तो मल्टी फैक्टर थियरीज हैं तो ऑब्वियसली सिंगल स्कोर तो नहीं होगा। हाई इंटेलिजेंस अलोन इंश्योर साउंड मेंटल हेल्थ, नहीं, क्योंकि अगर कोई बच्चा बहुत हाईली इंटेलिजेंट है दैट डजंट मीन कि उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही है। सो सिर्फ इंटेलिजेंस जो है वो नहीं इंश्योर करती मेंटल हेल्थ को। सो आंसर आपका 1 एंड 2 हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी। Intelligence is the ability to learn, ability to deal with abstraction, ability to make adjustment और ability to equate knowledge with intelligence। नहीं, हम knowledge को intelligence के साथ equate क्यों करेंगे, right? So ये जो equate word डाल दिया ये गड़बड़ create कर रहा है, बाकी चीजें ठीक हैं कि intelligence जो है वो ability to learn, deal with abstraction और making adjustments। Which situation illustrates Pavlov's classical conditioning in a classroom? Understanding through insight and cognitive restructuring in learning process. अंडरस्टैंड कहाँ करते हैं, पेवलोव वाली जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो बिहेवियरिज्म के अंडर आएगी, और जब हम इंसाइट की या कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की है, जो माइंड में क्या चल रहा है, तो वो कोग्निटिव बिहेवियर या कोग्निटिविज्म वाली बात आ गई। ओके, सो ये तो नहीं आएगा। न्यूट्रल स्टिमुलस को आप पेयर कर रहे हो विद इंस्ट्रक्शन, एलिसिटिंग अटेंशन एंड रेडीनेस रिस्पॉन्स। न्यूट्रल स्टिमुलस को आप पेयर करते हो लर्निंग थ्रू सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन अप्लाइड क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं है। बिहेवियर चेंज थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट वाली चीज भी नहीं है। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट हम यूजुअली ऑपरेंट कंडीशनिंग में देखते हैं, तो हम न्यूट्रल स्टिमुलस को कनेक्ट करते हैं, ये आपका बेटर ऑप्शन है। Okay, which statement best reflects individual differences among learners in education? So all learners acquire knowledge at same pace under identical instruction, नहीं, आप सबको सेम इंस्ट्रक्शन दे दो, सेम एनवायरमेंट दे दो, सब चीजें सेम होंगी तो भी सेम नॉलेज नहीं एक्वायर कर सकते आप। Learners differ in abilities, interest, learning style, requiring varied instruction. Exactly. So individualized instruction की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंसेस जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं, डिसअपियर विद स्टैंडर्ड टीचिंग, नहीं, टेम्परेरी नहीं होते हैं। डिफरेंसेस जो आप, हर एक इंसान अलग है, वो परमानेंटली अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ओनली फिजिकल एंड डू नॉट अफेक्ट लर्निंग, नहीं, हर तरीके के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आंसर बी आपका सही हो गया। Which explanation best reflects forgetting under interference theory in educational context? यानी इंटरफेयर करने की वजह से, किसी इंटरफेरेंस की वजह से आप भूल गए हो, ठीक है। सो वो फॉरगेटिंग की तरीका, फॉरगेटिंग का एक तरीका है, एक थियरी है इंटरफेरेंस थियरी। फॉरगेटिंग ड्यू टू इनएडिक्वेट इनिशियल एनकोडिंग, तो एनकोडिंग में दिक्कत नहीं है, इंटरफेरेंस है उस वजह से भूले हो। कोज्ड सोलली बाय पैसेज ऑफ टाइम, सोलली तो वैसे ही गलत हो गया, अकेले की बात आ गई, आप ओनली, सोलली, ये जो वर्ड है या नेवर, तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। फॉरगेटिंग ड्यू टू कॉम्पिटिशन बिटवीन प्रायर एंड न्यू लर्निंग, डिसरप्टिव रिट्रीवल, या फिर फॉरगेटिंग एलिमिनेटेड थ्रू रिपीटेड रिहर्सल। अगर एलिमिनेट हो गई है रिपीटेड रिहर्सल से, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा फॉरगेटिंग को ना, तो यहाँ तो फॉरगेटिंग एलिमिनेट ही हो गई, क्योंकि यहाँ फॉरगेटिंग का कारण बता रखा है, यहाँ भी आगे कारण ही बता रखा है। बट ये है कि फॉरगेटिंग ड्यू टू कॉम्पिटिशन, कि पहले वाली इन्फॉर्मेशन अभी वाली इन्फॉर्मेशन, सो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि इंटरफेरेंस की वजह से आप भूल गए, तो सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। विच एजुकेशनल अप्रोच काउंटर्स सेक्रेटेरियनिज्म विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क? काउंटर करता है सेक्रेटेरियनिज्म को। अवॉइडेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस विद इन एजुकेशनल प्रोसेसेस एंड कॉन्टेक्स्ट, करिकुलम फोस्टरिंग क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एम्फेसिस ऑन यूनिफॉर्म कल्चरल पर्सपेक्टिव, हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम यूनिफॉर्म की बात नहीं करते। वैल्यू न्यूट्रल इंस्ट्रक्शंस फोकसिंग
ओनली ऑन सब्जेक्ट कंटेंट विदाउट सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये भी गलत है। सो हमें क्या करना है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो फोस्टर करे क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, सभी चीजों के बारे में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फोस्टर करे। ओके, ना कि जो कल्चरल डिफरेंसेस है, सोशल डिफरेंसेस है, उनको अवॉइड करे। सो वो अवॉइडेंस नहीं होगी, यूनिफॉर्मिटी पे हम फोकस नहीं करेंगे, और ना ही हम सिर्फ सब्जेक्ट कॉन्टेंट पे फोकस करेंगे। सो ऑप्शन बी आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। Which educational factor is linked to educated unemployment in India? आएगा भाई, INDIA। ओके, सो विच एजुकेशनल फैक्टर इज लिंक्ड टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आप पढ़े लिखे हो बट स्टिल आप अनएम्प्लॉयड हो। सो क्या दिक्कत आ रही है? ओके, सो वो बताना है आपने। एब्सेंस ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, नहीं, रूरल यूनिवर्सिटीज भी हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि रूरल में अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अलाइंड विद इंडस्ट्री नीड्स, अगर इंडस्ट्री नीड्स के साथ अलाइनमेंट में अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो नौकरी मिलनी चाहिए थी ना, वो तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती फिर। एक्सेसिव फोकस है वोकेशनल और स्किल बेस्ड स्कूलिंग पे, या फिर मिसमैच बिटवीन जनरल एजुकेशन कंटेंट एंड लेबर मार्केट नीड्स, यानी चीज़ें सही नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं और जो मार्केट में स्किल्स चाहिए वो मैच नहीं कर रही हैं। सो इस वजह से पढ़े लिखे तो आप हो बट अनएम्प्लॉयड हो। Within the Indian education framework, the study of religion is generally approached as part of which of the following educational areas? So within the education system की बात हो रही है, study of religion को कैसे अप्रोच किया जाता है? कल्चरल एंड वैल्यू एजुकेशन इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, instruction aimed at promoting adherence to a particular religious doctrine, replacement of social science discipline, या फिर administrative regulation of educational institutions. तो study of religion is generally approached as part of which of the area? So religion की study आप कौन से एरिया, देखो रिप्लेसमेंट की बात नहीं होएगी, ठीक है, कंपैरेटिव एस्पेक्ट में आप पढ़ते हो। इंस्ट्रक्शंस एम्ड एट प्रमोट, क्या आप पर्टिकुलर रिलीजियस डॉक्ट्राइन को जो है उससे ही अडियर करके रहोगे, वही मानोगे? ऐसा भी नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें स्टडी ऑफ रिलीजन कहाँ से आएगा? सो फर्स्ट ऑप्शन आपका बेटर होगा जी, कल्चरल एंड वैल्यू एजुकेशन, आप जब कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हो। Which of the following are recognized grading system in educational evaluation? परसेंटेज ग्रेडिंग होती है जी, परसेंटेज में मार्क्स होते हैं, CGPA में आते हैं मार्क्स, या मास्टरी ग्रेडिंग भी हो सकती है। तो ये रिकग्नाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम है तीनों ही। ओके, सो 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। Which of the following is not a characteristic of good standard questionnaire? ओपन एंडेड एंड अलाउज फॉर इलेबोरेशंस, न्यूट्रल है, कोई जागन नहीं है, लैंग्वेज सिंपल है, तो ये बातें तो ठीक है कि न्यूट्रल हो, बायस ना हो, जागन ना हो, यानी घोचपोच या समझ ना आए ऐसी कुछ चीज़ ना हो, सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया हो। तो जो ओपन एंडेड है वो एक अच्छे, ओपन एंडेड हम यूजुअली क्वेश्चनियर जो अगर आपने ओपन एंडेड बना दिया तो वो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर नहीं बन पाएगा, बिकॉज सब्जेक्टिविटी आ जाएगी जब आप एनालाइज करोगे चीज़ों को। Which statement best reflects Shri Rabindranath Tagore's educational philosophy? So education should foster freedom, creativity, harmony with nature for holistic development through aesthetic or cultural experience. Education should emphasize rote learning to preserve the tradition. Education should be confined to structured classrooms, stressing on discipline and authority. Education should primarily focus on vocational training for इकोनॉमिक सेल्फ एफिशिएंसी। तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर हो या कोई भी एजुकेशनिस्ट रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करेगा, बी ऑप्शन कट आउट हो गया। सिर्फ स्ट्रक्चर्ड तक कन्फाइंड होके आप नहीं रहोगे कि आप सिर्फ डिसिप्लिन और अथॉरिटी पे फोकस कर रहे हो, वो भी नहीं आएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग ठीक है एक एस्पेक्ट में, बट सिर्फ आप इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी की बात मेजरली गांधी जी ने की थी। ओके, सो आंसर ए हमारा बेटर ऑप्शन है कि जो फ्रीडम को, क्रिएटिविटी को, हार्मनी को, इन चीज़ों यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, एस्थेटिक और कल्चरल एक्सपीरियंसेस आपको हों, क्योंकि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने ही तो शांति निकेतन खोला था, राइट? सो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अच्छा उसके अराउंड चीज़ें रिवॉल्व करती हुई नजर आएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फ्रॉम रूटीन थिंकिंग? Okay, so reflective thinking is characterized by deliberate, goal-directed analysis and evaluation of alternatives कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या ऑप्शन हो सकते हैं वगैरह वगैरह।
जबकि रूटीन थिंकिंग रिलाइज ऑन हैबिचुअल और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, यानी बाय डिफॉल्ट सेट जो हो रहा है आपका। ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स रिपीटेशन ऑफ लर्नड रिस्पॉन्सेज। आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में बार बार कोई चीज रिपीट करके थोड़ी देख रहे हो, रिपीटेटिव थोड़ी है, रिफ्लेक्टिव है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एक्सक्लूड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, नहीं, एक्सक्लूड कहाँ करती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अकर्स ओनली इन एडवांस लर्नर, ये भी गलत हो गया, हमें पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से ही गलत हो गई चीजें। सो ऑप्शन ए हमारा सही है जी। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो डेलिब्रेट गोल डायरेक्टेड एनालिसिस और आपका इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स नजर आएगा, जबकि रूटीन थिंकिंग जो है वो हैबिचुअल और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज पे रिलाई करती हुई नजर आएगी। एडवर्ड थॉर्नडाइक, इवान पैवलोव, बी.एफ. स्किनर, क्लार्क, एल होल हल सॉरी होल नहीं हल। सो ड्राइव रिडक्शन थियरी तो हल की ही है जी, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर थियरी अपने एडवर्ड की है, थॉर्नडाइक एडवर्ड। ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग अपने स्किनर की है और पैवलोव की ये है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4, यानी कि आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन था। विच फीचर डिफरेंशिएट्स ओपन स्कूलिंग फ्रॉम जनरल डिस्टेंस एजुकेशन। सो एक ओपन स्कूलिंग है, एक जनरल डिस्टेंस एजुकेशन है। इट्स लाइक ओपन स्कूलिंग जो होती है वो यूजुअली NIOS के अंडर हो रही है, ठीक है। और जनरल डिस्टेंस एजुकेशन जैसे आप इग्नू वगैरह या किसी के अंडर भी कोई कोर्स कर रहे हो। ओके, सो NIOS वाले में क्या होता है ना, फ्लेक्सिबल एंट्री, पेस और असेसमेंट विद रिकग्निशन आपको देखने को मिलती है। एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, दोनों में स्ट्रक्चर्ड होता है करिकुलम। अडल्ट ओरिएंटेशन वर्सेस स्कूल एज रेस्ट्रिक्शन, ये दोनों उल्टा दे दिया इन्होंने। ओपन स्कूलिंग में स्कूल एज रेस्ट्रिक्शन है यूजुअली, और जनरल डिस्टेंस एजुकेशन में अडल्ट ओरिएंटेशन है। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मोड वर्सेस फेस टू फेस डिपेंडेंस, नहीं, फेस टू फेस नहीं होती है जनरल, जब डिस्टेंस ही हो गया तो फेस टू फेस कैसे होगी। सो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर है जी, फ्लेक्सिबल एंट्री, पेस and assessment with recognition. According to Kurt Kafka's Gestalt view, which principle guides teaching learning? So Kurt Kafka, Wertheimer, तो ये सारे के सारे Gestalt view को सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम whole two parts की बात करते हैं। Okay, so learning through reinforcement and repetition in controlled instructional situation, नहीं, हम reinforcement या repetition ऐसा कुछ नहीं करवाते हैं, वो usually conditioning में हमें देखने को मिलता है। learning confined to observable behavior without cognitive organization process, so ये observable behavior पे dependent है, ये भी नहीं है। learning as perception of organized आएगा, of organized wholes guiding meaningful instructional process, so whole to parts की जब हम बात करते हैं तो learning को एक perception की तरह हम लेके चलते हैं। learning as accumulation of stimulus response association in sequential learning process, नहीं। सो आपका सी ऑप्शन परफेक्ट है जी, बिल्कुल कर्ट कोफका के हिसाब से। कर्ट कोफका भी नहीं, इनफैक्ट जेस्टाल्ट व्यू के हिसाब से ही ठीक है। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज हैज 2 सब पार्ट्स, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एटीट्यूड, नहीं, ये तो अलग अलग लॉज हैं। एनालॉजी का, मल्टीपल रिस्पॉन्स का, ये भी सबऑर्डिनेट लॉज हैं। लॉ ऑफ इंटीग्रेशन एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, नहीं। लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, तो जब आप एक्सरसाइज की बात करते हो, प्रैक्टिस की बात करते हो, तो यूज और डिसयूज की बात करते हो, सो ये दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी। The bonds of a child contain relatively a dash compared to those of adults. So ये न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है। बोन्स ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे की जो, ये भी लॉजिकली आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो बच्चे की जो हड्डियां, नील अमाउंट ऑफ वाटर, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ मिनरल मैटर। नील अमाउंट ऑफ वाटर कैसे हो सकता है, बच्चा जिंदा कैसे रहेगा, आप कैसी बात कर रहे हो। लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ मिनरल मैटर। स्मॉलर अमाउंट ऑफ वाटर, लार्जर क्वांटिटी ऑफ मिनरल मैटर। लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर, नील क्वांटिटी ऑफ मिनरल, नील तो नहीं होती है कोई भी चीज, ठीक है। सो जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी हड्डियों में पानी ज्यादा और मिनरल मैटर कम होता है। जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते जाते हो, आपके में पानी कम और ये जो मिनरल मैटर है ये ज्यादा होना शुरू हो जाता है जी। ओके, इसीलिए आप बच्चों को देखते होगे, दे आर मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि उनकी बोन्स जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल और पोरस है, वो इजीली जो है वो टूटती नहीं है। जैसे जैसे आप बुजुर्ग होगे तो वो ब्रिटल हो जाती हैं, प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाते हैं, कि अगर बुजुर्ग गिर गया तो फ्रैक्चर पॉसिबल है, लेकिन बच्चा गिर गया तो मतलब ठीक है, गिरते पड़ते ही सीखते हैं, तो वो वाली चीज। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस, इनफैक्ट जो ये होता है जैसे अर्थराइटिस वगैरह, तो जिसमें जो हड्डियां दुखती हैं, ठीक है, या जो जोड़ों का दर्द भी हो जाता है, सो उसमें क्या हो जाता है, वहां पे मेन चीज तो यही है ना कि मिनरल बढ़ रहा है उसके अंदर और पानी कम होता जा रहा है बुजुर्गों में।
Which statement best defines criteria referenced measurement in education? Evaluation is used to rank learner within a group. Ranking तो norm reference में आएगी, criteria में नहीं आएगी, स्पेशली जब आप एक ग्रुप में बात कर रहे हो. परफॉर्मेंस इज जज्ड अगेंस्ट डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स विदाउट peer comparison sounds better. परफॉर्मेंस इज इंटरप्रेटेड रिलेटिव नहीं होगा, रैंकिंग आ गई है तो. स्कोर्स आर फिटेड टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंपैरिजन. सो सारा कंपैरिजन नॉर्म रेफरेंस्ड मेजरमेंट में होता है. क्राइटेरिया रेफरेंस में हम डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के साथ चलते हैं, उसके अगेंस्ट बच्चे को देखते हैं. ओके, इन एन अचीवमेंट टेस्ट क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 दे रखा है आपको. हाउ डज दिस इंडिकेट? क्वार्टाइल 1 जो है वो 25 परसेंटाइल को शो करता है, क्वार्टाइल 3 जो है वो 75 परसेंटाइल को शो करता है. ओके, सो इनके बीच का जो पोर्शन है वो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है. सो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज लाइक Q3 माइनस Q1. ओके, सो वो चीज. सो द इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो 30 है. हाँ, मैथमेटिकली तो है. 75% ऑफ स्कोर्स स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो 40, नहीं, 75% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो 70. क्योंकि क्या होता है ना, आपने ये क्वार्टाइल 3 75 परसेंटाइल को शो कर रहा है, तो 75 परसेंटाइल का मतलब है कि 75% स्टूडेंट्स ने 75 से नीचे स्कोर, मतलब जो ये क्वार्टाइल है इससे नीचे स्कोर किया है. ठीक है, तो ये यहाँ 70 आता तो ठीक हो जाता. 50% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिटवीन 40 एंड 70. ये मेन चीज़ वही इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये भी ठीक है. 25% of students scored above 70 and 75% scored below 40. नहीं जी, ये दोनों चीज़ें गलत हैं. सो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर सी रहेगा, क्योंकि ये जो इन्होंने बोला 50% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिटवीन 40 to 30 या 70, ये आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज को शो करता है और वो रेंज का ही मैथमेटिकल नंबर 1 में दे रखा है. सो टेक्निकली आपका ए और सी दोनों ठीक है, बट अप्रोप्रिएट आंसर आपका सी हो सकता है, क्योंकि सी में ऑटोमेटिकली इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई. ओके, सो इस लॉजिक के साथ आपका सी रहेगा. अदरवाइज ए और सी दोनों करेक्ट माने जाने चाहिए, बाकी आपके आंसर की के ऊपर निर्भर करेगा. कोई बच्चा बाद में इसको देख रहा हो और उसको आंसर की पता हो, तो वो फॉर श्योर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सही आंसर था. Which statement reflects the functionalist view of education in relation to social change? तो सोशल चेंज के रिलेशन में जब आप बात करोगे तो एजुकेशन का क्या काम है वो आपको बताना है. फंक्शनलिस्ट व्यू क्या रहेगा? एजुकेशन ड्राइव्स revolutionary change by challenging the structures. Education serves dominant group by reproducing inequality. Education operates independently. Independent तो कभी नहीं होती है, ठीक है. Education promotes stability and gradual change by transmitting values and preparing social roles. तो सबसे बेटर और सही जो डेफिनेशन है वो ये साउंड कर रही है, जो रिलेशनशिप शो कर रही है. डी आपका आंसर हो जाएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पर्सनालिटी मेजरमेंट. देखो, सेम क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बदल दे और आंसर सेम रहे ना तो वो चेंज हो जाएगा. मान लो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब हम जो होता है ना, मान लो मैं पाउलो फ्रायरे के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, या मैं इन जनरल पूछ रही हूँ पॉलिटिक्स से रिलेट करके, एजुकेशन की पॉलिटिक्स से. सो उसमें फिर ये आ जाता कि एजुकेशन जो है वो डोमिनेंट ग्रुप्स को सर्व करती है और उसकी वजह से इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूस होती रहती है. ओके, तो वो आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछा है. Consider the following statements on personality measurement in education. It helps understand students' behavioral tendencies. Personality traits do not influence learning or classroom behavior. बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते? ठीक है, तो इन्फ्लुएंस तो करेंगे ना जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट है वो. तो सिर्फ 1 करेक्ट हो गया जी. Which practice best fosters creative thinking while maintaining academic rigor? तो creative thinking को कौन सी प्रैक्टिस फोस्टर करेगी? अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम विदाउट क्राइटेरिया और गाइडेंस. तो आपने ना कोई क्राइटेरिया सेट किया ना कोई गाइडेंस दी, बस अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है. सो वो हो गया बिल्कुल बैल को खुला छोड़ देने वाली सिचुएशन. सो ये तो गलत है. ओपन एंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड इवेल्युएशन फॉर ओरिजिनलिटी एंड रेलेवेंस. टास्क विद सिंगल करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे क्रिएटिविटी कहाँ बची? ठीक है. एम्फोसिस ऑन मेमोराइजेशन बिफोर क्रिएटिव एंगेजमेंट, नहीं, तो यहाँ भी रट्टाफिकेशन आ गया. सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये है कि ओपन एंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग है. सो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अब अलग अलग पर्सपेक्टिव से हो सकते हैं. दैट मीन्स यू आर ओपनिंग द डोर फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, तो वो फोस्टर करेगा. और इवेल्युएशन जो है वो आप ओरिजिनलिटी और रेलेवेंस के बेस पे कर रहे हो, तो वो भी क्रिएटिविटी को भी फोस्टर करेगा और अकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन रहेंगे. सो बी ऑप्शन परफेक्ट रहेगा. A teacher uses introspection, moral reasoning and dialogue in one class and learning through environmental interaction and natural consequences in another.
सो एक में आप इंट्रोस्पेक्शन, मोरल रीजनिंग और डायलॉग की बात कर रहे हो, दूसरी क्लास में आप जो है एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज से सीखने की बात कर रहे हो। तो कौन से अप्रोचेज जो है वो कौन सी फिलोसफी को दर्शाएंगे रिस्पेक्टिवली, दोनों क्लासेस। दूसरी क्लास वाला तो नेचुरलिज्म को दर्शा रहा है ऑब्वियसली, जब आप नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहे हो। सो आंसर तो आपका यहीं से ही आ गया, पहले वाला आइडियलिज्म को दर्शा रहा है, दूसरे वाला नेचुरलिज्म को दर्शा रहा है। ओके, आंसर आपका सी हो गया जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो रिस्पेक्टिवली नहीं देखोगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि यहाँ भी नेचुरलिज्म आइडियलिज्म है, यहाँ भी आइडियलिज्म नेचुरलिज्म है। सो आंसर आपको रिस्पेक्टिवली के हिसाब से देखना है। तो पहली जो क्लास है उसमें इंट्रोस्पेक्शन, मोरल रीजनिंग, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन वाली चीजें वो आइडियलिज्म में होंगी, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज वाली नेचुरलिज्म में। Which one of the following best describes the relationship between culture and education? Education transmits and preserves the cultural values, beliefs and practices of a society. हाँ, एजुकेशन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली नहीं, चाहे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हों, चाहे सोसाइटी के एस्पेक्ट में हो, इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करेगी। कल्चर इज फॉर्म्ड ओनली थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम सोसाइटी। नहीं, कल्चर तो बनता ही सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से है। एजुकेशन रिप्लेसेस कल्चर बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटायरली न्यू वैल्यू सिस्टम। एजुकेशन कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी कल्चर को, बिकॉज ये दोनों चीजें साथ साथ चलने वाली हैं, ना कि एक रिप्लेस करे दूसरे को। सो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा जी, जो अप्रोप्रिएट है। Consider the following statements regarding education in Uttar Pradesh. Primary education is administered through a decentralized system involving local bodies. अभी तो ऊपर आया था, सही बात है। Secondary education is regulated by Uttar Pradesh माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये बात भी ठीक है। Higher education is governed by universities under UGC and state government. तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट अनरेस्ट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज मोस्ट लाइकली टू इंटेंसिफाई, यानी बढ़ जाएगा स्टूडेंट अनरेस्ट। ओके, तो स्टूडेंट अनरेस्ट जब बढ़ता है तो यूजुअली प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स जो है क्लासरूम के बजाय बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पे, धरने पे, वो चीज़ों पे, यानी स्टूडेंट्स सही नहीं चल रहे हैं, तो वो अनरेस्ट बढ़ रहा है उनमें। ओके, एक्सपेंशन ऑफ को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, नहीं। स्टूडेंट अनरेस्ट, हम आप धरना याद रख के चलो कि स्टूडेंट अनरेस्ट है, स्टूडेंट्स जो हैं वो, स्टूडेंट का काम है जाके पढ़ना, उनको इन्फॉर्मेशन, चीज़ें प्रोवाइड की जाए, रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए, बट वो नहीं कर पा रहे। ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, परसीव्ड डिस्कनेक्ट बिटवीन इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी और स्टूडेंट की एस्पिरेशन, यानी स्टूडेंट जिस लेवल तक जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं रिसोर्सेज, वो नहीं मिल रही हैं। ओके, तो ये जो डिस्कनेक्ट है इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी और स्टूडेंट एस्पिरेशन में, ये स्टूडेंट अनरेस्ट को इंटेंसिफाई करेगा। और अलाइनमेंट, अगर अलाइनमेंट है करिकुलम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में, तो अनरेस्ट क्यों होएगा, राइट? तो आंसर आपका सी रहेगा जी। Which statement expresses the integrative role of educational philosophy in relating theory to practice? Integrative role integrates metaphysical, epistemological, axiological bases to guide aims, content and method. Substitute empirical inquiry with fixed prescriptions oriented to statistical measurement of learning outcome. Remains confined to abstract theorizing without meaningful linkage to educational. देखो without meaningful linkage आप क्यों ही करोगे कोई चीज़, राइट? हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फिलोसफी का इंटीग्रेटिव रोल दिखाता है यहाँ पे। ओके, सो वो क्या कर रही है यहाँ पे ना, वो सब्सटीट्यूट भी नहीं करेगी कोई चीज़ को, राइट? सब्सटीट्यूशन भी नहीं है, डायनामिक रहेंगी चीज़ें, हम फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट, यहाँ पे भी फिक्स वाली चीज़ ही आ जाएगी अगर आप जो है लर्निंग आउटकम्स को स्टैटिस्टिकल मेजर्स में लाने लग गए। सो ए ऑप्शन आपका बेटर साउंड कर रहा है जी। सब कल्चर इज अ ग्रुप विद इन अ लार्जर कल्चर आना चाहिए था यहाँ टेक्निकली, तो कि एक बड़े कल्चर का पार्ट है सब कल्चर। ओके, अब उस बड़ा कल्चर जो है वो मैं फैमिली को मान रही हूँ, मैं इंस्टीट्यूट को मान रही हूँ, मेंटल साइंस और साइंस तो नहीं आना चाहिए टेक्निकली, ठीक है? फैमिली एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फैमिली भी अपने आप में एक कल्चर या एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम देख सकते हैं, फैमिली को भी सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह देख सकते हैं, तो उसका भी एक सब कल्चर हो सकता है। सो इसका मैंने कोई आंसर नहीं डाला है, बी हो सकता है जी, अदरवाइज इसका डिपेंड करेगा कि क्या आंसर वो देते हैं, आप उसी हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज एग्जैक्ट आंसर दे ही नहीं रखा, क्योंकि सब कल्चर बोल दिया तो वो कल्चर का ही सब ग्रुप है ना टेक्निकली। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे मायने रखेगी। ओके, साइकोलॉजी इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ सोशियोलॉजी, फिलोसफी, मेंटल साइंस या साइंस। सो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी जो है वो किससे निकल के आया है?
ठीक है, तो वो फिलोसफी से निकल के आया जी। पहले फिलोसफी साइकोलॉजी एक ही होता था। फॉर्मल सेपरेशन 1879 ठीक है, 1879 में हुआ। ठीक है, विलियम वुंट ने सबसे पहली जो लेबोरेटरी खोली थी यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी में। उसके बाद से हम साइकोलॉजी को एक अलग फील्ड की तरह देखने लग गए। विच कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन addressed girls participation in education, establishment of technical institutions exclusively for male, अगर मेल के लिए खोल रहे हो तो कहाँ पे गर्ल के पार्टिसिपेशन को एड्रेस किया। रिप्लेसमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस विद इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ नहीं बोला था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था बल्कि। इंसेंटिव्स लाइक स्कॉलरशिप, हॉस्टल, सपोर्ट फॉर एनरोलमेंट, रिटेंशन, ये चीज़ें जो हैं वो हेल्प करेंगी गर्ल के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए और एड्रेस कर रही हैं उनको। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमेस्टर सिस्टम इन हायर एजुकेशन सिस्टम नहीं। सो आंसर सी रहेगा जी, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डैश is to enable the child to create or reconstruct values through experience। सो आप चीज़ों को क्रिएट करो, रिकंस्ट्रक्ट करो अपनी वैल्यूज को एक्सपीरियंस के थ्रू। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये दो तो ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं। आपका सिर्फ प्रैग्मेटिज्म या नेचुरलिज्म पे अगर फोकस जाए तो वो बेटर है। यहाँ से आपको इतना तो समझ आ रहा होगा। आंसर आपका प्रैग्मेटिज्म रहेगा जी। यहाँ पे हम एक्शन पे या लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो लर्निंग बाय डूइंग पे जो फोकस कर रहे हैं वो आप बच्चा जो है वो खुद क्रिएट कर रहा है, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है चीज़ों को एक्सपीरियंस के थ्रू। सो प्रैग्मेटिज्म ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। विच आउटकम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंक्रीजिंगली urbanization in education systems, expansion of specialized or diversified institutions for occupational or technological needs, shift towards informal community learning without structured institutional frameworks and systems, reduced access to concentration of population in urban areas, decline in demand of technical and professional education sector। डायरेक्टली लिंक है अर्बन, जो बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है उससे एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ेगा। डिक्लाइन तो नहीं होगा, टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन सेक्टर्स जो हैं उनमें डिमांड तो डिक्लाइन नहीं होगी। ओके, अगर रिड्यूस्ड एक्सेस है टू ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कम हो गई है एक्सेस क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है अर्बन एरियाज़ में, और इनफॉर्मल लर्निंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हो आप, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इनफॉर्मल पे ही शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, या एक्सपेंशन हो रहा है स्पेशलाइज्ड या डाइवर्सिफाइड इंस्टीट्यूशंस का ऑक्यूपेशनल और टेक्नोलॉजिकल नीड्स को देखते हुए। आंसर आपका ए हो जाएगा जी। एक्सपेंशन हो रहा है ऑक्यूपेशनल और टेक्नोलॉजिकल नीड्स को देखते हुए, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो आप चीज़ों को भी बढ़ा रहे हो। ओके, आंसर ए अप्रोप्रिएट रहेगा। When educational policies and practices do not acknowledge the linguistic diversity of students, these students may struggle to find spaces where their opportunities are valid, identities are validated, intelligence are validated या communication skills are validated। तो जब एजुकेशनल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एड्रेस नहीं करते तो बच्चे अब कई बार अपनी आइडेंटिटी भी ढूंढने में जो है उनको दिक्कत आती है, वो स्ट्रगल करते हैं कि वो कहाँ से वैलिडेशन लाएं। ओके, क्योंकि सब लोगों ने अपनी अपनी मातृभाषा में चीज़ें सीखी हैं। सो अगर आपने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एड्रेस नहीं किया सो वो आइडेंटिटी वाली चीज़ पे बात आ जाएगी कि उनकी आइडेंटिटीज़ कहाँ वैलिडेट हो रही है, वो उनको समझ नहीं आएगा, स्ट्रगल करेंगे वो। Which evaluation method involves purposeful controlled interaction to obtain in-depth qualitative information from an individual? So questionnaire नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं, इंटरव्यू है ना, इन डेप्थ। सो इंटरव्यू, सोशियोमेट्री भी रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है, बट वो इन डेप्थ वाली चीज़, जब इन डेप्थ आ गया तो अपना इंटरव्यू जो है बेस्ट ऑप्शन है। Reliability of a measuring instrument is usually expressed as the degree of consistency, commonly represented by a coefficient of correlation, standard deviation, percentile या mean। तो कंसिस्टेंसी की बात हो रही है ना, रिलायबिलिटी में हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखते हैं। ओके, वो रिप्रेजेंट करेगा। Okay, educational sociology examines family, school, peer group and which additional domain in understanding educational process? So family, school और peer group के अलावा और किस चीज़ को एग्जामिन कर रहा है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक्सेस, अपॉर्चुनिटी और एजुकेशनल आउटकम्स को, टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज्ड फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी,
इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की जब आप बात कर रहे हो तो वो तो साइकोलॉजी में आ गया। बायोलॉजिकल ट्रेट्स डिटरमाइनिंग, ये भी नहीं आएगा इसके अंदर, डिटरमाइनिंग डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। सो डेवलपमेंट मैच्योरेशन ट्रेट्स ये साइकोलॉजी वाले एस्पेक्ट में ज़्यादा चला गया, या इनफैक्ट बायोलॉजिकल वाला तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के एस्पेक्ट में चला गया। टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो चीज़ को, या जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। सो पहले आप इंस्टीट्यूशंस की बात करोगे ना, ठीक है। सो आंसर आपका ए रहेगा जी, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक्सेस, अपॉर्चुनिटी या फिर एजुकेशनल आउटकम्स। ओके, which statement reflects education's dual role in social change? Preserve social structure while maintaining continuity without fostering transformative change. Okay. Transmit norms while fostering critical thinking, innovation, adaptation. Promotes extensive change without maintaining continuity. या फिर function independently of, देखो independently नहीं करेगा of the process of social change and transformation. Independently function नहीं करेगा एजुकेशन, प्रमोट करेगा extensive change विदाउट मेंटेनिंग द कॉन्टिन्यूटी, ये भी नहीं आएगा। ओके, सो आप सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हो और कॉन्टिन्यूटी भी मेंटेन कर रहे हो विदाउट फोस्टरिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। नहीं, आप चीज़ों को मेंटेन भी कर रहे हो, आप ट्रांसमिट भी कर रहे हो नॉर्म्स को, लेकिन साथ ही साथ आप अडेप्टेशन, क्रिटिकल थिंकिंग उस पर भी फोकस कर रहे हो। ओके, ऐसा तो नहीं होगा ना आप चेंज को फोस्टर नहीं करोगे। ओके, सो ये गलत हो जाएगा, आंसर बी रहेगा। दीक्षा स्टैंड्स फॉर इजीएस्ट क्वेश्चन एवर, digital infrastructure for knowledge sharing. Which one of the following best describes the role of standard deviation in analysis of educational data? It converts raw score into percentile rank. It measures the spread dispersion of score around the mean. Exactly, around the mean. It determines the most frequently occurring score जो होगा वो मोड कहलाता है। ठीक है, रो स्कोर को परसेंटाइल रैंक में आप एनपीसी के थ्रू कवर करते हो, जेड स्कोर के थ्रू, सो वो चीज़ हो जाएगी, वो नहीं है। इट इंडिकेट्स द सेंट्रल वैल्यू अराउंड विच ऑल स्कोर्स आर क्लस्टर्ड, ये सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मीन, मीडियन, मोड होते हैं। सो आंसर आपका बी हो जाएगा जी, बिल्कुल सही। ये स्प्रेड और डिस्पर्जन के स्कोर्स को शो कर रहा है, स्कोर्स के डिस्पर्जन और स्प्रेड को शो कर रहा है, वो भी मीन के अराउंड। ओके, तो वो मीन से रिलेट करके ध्यान रखना। टेस्ट एंड असेसमेंट्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं, प्रीशियस होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव तो नहीं होते, रिलेटिवली तो इन एक्सपेंसिव होते हैं। अब डिपेंड करेगा आप रिलेट किससे कर रहे हो। ओके, बट आंसर सी अप्रोप्रिएट है, बाकी चीज़ें नहीं सूट कर रही। मेन पर्पज ऑफ समेटिव असेसमेंट इज, समेटिव का असेसमेंट ग्रेड करना, ग्रेडिंग या इम्प्रूव्ड इंस्ट्रक्शन, ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन, ग्रेडिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, ग्रेडिंग और सर्टिफाई करना, ठीक है, जजमेंट पास करना, तो आंसर सी अप्रोप्रिएट है। उत्तर प्रदेश में द एफिलिएटिंग सिस्टम इन हायर एजुकेशन प्राइमरीली सर्व्स विच स्ट्रक्चरल फंक्शन, लिंकिंग कॉलेज with universities for curriculum, examination, degree awarding, integrating vocational training centers with secondary educational boards, coordinating school level institution with state agencies for administrative purpose, और regulating private coaching institutions through standardized admission procedures। तो ऐसा कोई प्रोसीजर है नहीं जी। हायर एजुकेशन की बात हो रही है, वो भी किस, वो था ना, हायर एजुकेशन प्राइमरीली किस में सर्व करता है, सो वो कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज से लिंक करने का काम करे। ओके, विच स्टेटमेंट कैप्चर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? लोकेटेड इन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज और आपका सेंट्रल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को दिखाते हैं। ओके, एक्सक्लूसिव स्टेट सब्जेक्ट विद लिमिटेड सेंट्रल रोल एंड वीक लिंकेज टू राइट प्रोविजंस, नहीं। फुल्ली सेंट्रलाइज्ड अंडर यूनियन कंट्रोल फॉर यूनिफॉर्मिटी, ये वाला स्टेटमेंट पूरा नहीं है भाई, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसे, जैसे ऐसे पेपर होता है ना, तो यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा हो रखा था, बच्चे ने स्कैन किया या कहीं से ला के दिया पेपर, आई डोंट नो। ओके, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विदाउट राइट स्टेटस, यहाँ तक ही मैं देख पा रही थी। सो देखो, विदाउट स्टेटमेंट जहाँ पे आ गई, तो वैसे भी ये स्टेटमेंट मुझे लग नहीं रहा ठीक होगी, ठीक है। सो हम ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शंस फुल्ली शो नहीं कर रहे हैं।
सो मेजरली फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपीज यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स जो है वो कैप्चर करती हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A आ गया जो एजुकेशन का स्टेटस बता रहा है हमें। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी 45 भी था, 46 वाला भी बात करता है कि भाई वो चीज़ होनी चाहिए, लोअर इकोनॉमिक ग्रुप्स को मिलनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, हम जो इक्वल राइट्स की बात करते हैं उसमें भी हम बात करते हैं कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। सो ए ऑप्शन ज़्यादा बेटर सूट कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि डी ऑप्शन, भले ही हाफ स्टेटमेंट हो हमारे पास, बट स्टिल ए ऑप्शन बेटर लग रहा है। नेशनल लिटरेसी मिशन बहुत बार पूछा जाता है यूपी के एग्जाम्स में, मेक श्योर आपको ये चीज़ पता हो। नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में शुरू किया गया था। ठीक है, इट एम्स एट इम्पार्ट फंक्शनल लिटरेसी टू 80 मिलियन इलिटरेट पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ, तो 15 से 35 साल के लोगों के बीच की ये बात हो रही है। सो नेशनल लिटरेसी मिशन 1988, ये दो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको, 15 से 35 और 1988। Which area represent the scope of educational psychology in the classroom processes? Okay, study of philosophical base विदाउट रेफरेंस टू लर्नर्स बिहेवियर एंड क्लासरूम। तो वो कहाँ पे साइकोलॉजी की बात आई, लर्नर का बिहेवियर और क्लासरूम प्रोसेस में ही तो हम साइकोलॉजी की बात करेंगे। एनालिसिस ऑफ लर्निंग को एनालाइज करना, मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटरेक्शन, इवैल्यूएशन, ये थोड़ा सा साउंड कर रहा है साइकोलॉजी जैसा। फोकस ऑन करिकुलम डिजाइन विदाउट कंसिडरिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासरूम इंटरेक्शन प्रोसेसेस, ये फिर से कट। लिमिटेशन टू स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस। सो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप को बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर दर्शा रहा है भाई। एनालिसिस ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलीव इन स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन? तो आइडियलिज्म तो बिलीव करता है, नेचुरलिज्म, सूफिज्म, रियलिज्म। सूफिज्म भी बिलीव करता है स्पिरिचुअल नेचर में। ओके, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, नेचुरलिज्म। रियलिज्म भी नहीं करता इतना ज़्यादा, बट वो मैटर और स्पिरिचुअल दो चीज़ों में, सब्जेक्ट और मैटर में डिवाइड कर देता है। वहाँ से भी हम देख सकते हैं वो मैटर को ज़्यादा अहमियत देता है। ओके, तो बिलीव तो नहीं करता, बट नेचुरलिज्म तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता स्पिरिचुअलिटी में, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। रियलिज्म थोड़ा साइंटिफिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करता है। विच कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ एम्स करिकुलम? और आइडियलिस्ट व्यू बताना है आपने। तो सेल्फ रियलाइजेशन का एम होता है, ह्यूमैनिटीज़ और वैल्यू को आप जो है करिकुलम में डाल रहे हो, सोक्रेटिक डायलॉग और आपका इंट्रोस्पेक्शन आपके तरीके हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहते हो आप। एनवायरमेंटल एडेप्टेशन का कोई एम नहीं होता है। ठीक है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, ये नेचुरलिज्म से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। साइंटिफिक टेक्निकल सब्जेक्ट, एक्सटर्नल कंट्रोल, ये लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, तो मिक्सअप सा डाल दिया इन्होंने सब चीज़ें। ठीक है, मटीरियल एफिशिएंसी, तो रियलिज्म पे आप जा सकते हो। सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, प्रोजेक्ट मेथड, तो प्रोजेक्ट मेथड के हिसाब से आप जो है यहाँ प्रैग्मेटिज्म में भी जा सकते हो। तो आंसर ए जो है वो हमारा आइडियलिज्म के लिए परफेक्ट रहेगा। ओके, how does social development in childhood most directly inform classroom practice? Social development in childhood emphasizes solitary learning for individual achievement. जब हम social उसकी बात कर रहे हैं, social development की बात कर रहे हैं, so हम solitary learning को क्यों promote करेंगे? Restricting peer interaction to maintain the discipline, आपने यहाँ भी socialization नहीं होने दिया। Structuring environments that foster interaction, cooperation और social skill, so आपने ऐसा environment provide करना है, तभी तो social development जो है वो directly classroom में दिखेगा आपको। फोकसिंग ओनली ऑन इंटेलेक्चुअल टास्क, इग्नोरिंग पीयर इन्फ्लुएंस, नहीं। सी ऑप्शन परफेक्ट है जब सोशल डेवलपमेंट की बात आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स, हाँ उनसे अलग होती है। मेंटल हेल्थ इज क्लोजली रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ, नो 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 नो। परफेक्ट मेंटल हेल्थ इज अ रियलिटी, ये भी गलत लग रहा है। ओके, मेंटल हेल्थ इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, डायनामिक है। एथिकल और मोरल स्टैंडर्ड्स और मेंटल हेल्थ दो अलग चीज़ें हैं। अब ये दो चीज़ें आप देखो, हमें थर्ड वाली दिखेगी कि परफेक्ट मेंटल हेल्थ इज अ रियलिटी। परफेक्ट मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होता है, सो ये तो फॉर श्योर गलत है। ये परफेक्ट वर्ड इसको ऑटोमेटिकली गलत बना रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा जी परफेक्ट मेंटल हेल्थ इज अ रियलिटी। ये रियलिटी है ही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो पॉसिबिलिटी है कि मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, या फिर फिजिकल हेल्थ खराब है तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप फिजिकली ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हो तो मेंटल हेल्थ शायद अच्छी ना हो। ओके, सो क्लोजली रिलेटेड आप बोल सकते हो, बट सी ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है परफेक्ट वर्ड की वजह
वजह से। विच इंडियन एजुकेशनिस्ट एडवोकेटेड एन एजुकेशनल मॉडल इंटीग्रेटिंग वैदिक नॉलेज विद मॉडर्न साइंस, अ विजन इकोड इन कंटेम्प्रेरी रिफॉर्म सच एज NEP 2020। सो ये ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, श्री रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद। आंसर आपका मदन मोहन मालवीय हो जाएगा जी। इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता हो क्योंकि यूपी का पेपर है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है, सो वो आपको इनके बारे में थोड़ा आइडिया हो कि हाँ ठीक है, इन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें ही बोली हैं। इनके जो एम ऑफ एजुकेशन है वो 3 लेवल पे काम करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आप धर्म, अर्थ और मोक्ष के हिसाब से चलेंगे। सोसाइटल लेवल पे इरेडिकेट करनी है कास्ट और क्लास बैरियर्स, मास लिटरेसी लेके आनी है। और नेशनल लेवल पे आप देखोगे स्वराज थ्रू शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के थ्रू स्वराज तक पहुंचना है। सो बट जो ये आपके NEP 2020 वो रेप्लिकेट करती है दिस 3-way फोकस बट रिप्लेसेस मोक्ष विद ग्लोबल सिटीजनशिप, रिफ्लेक्टिंग मोर होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। सो ये चीज़ है कि ये होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते थे, हम भी स्ट्रॉन्ग यूनियन में हैं, दोनों ही चीज़ें NEP भी। वर्नैकुलर मीडियम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यही हम बोलते हैं, बट NEP में थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी है। वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग की हम बात करते हैं 6ठी क्लास से ही जब हम NEP 2020 पढ़ते हैं। कल्चरल रूटेडनेस होनी चाहिए, तो हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की है NEP 2020 में भी, ठीक है। सो मालवीय वॉज मोर प्रिस्क्रिप्टिव कल्चरल रूटेडनेस के बारे में, और यहाँ पे हमने चीज़ें मेंशन की हैं NEP 2020 में। Which educational implication most directly follows from principles of physical development in education? So principles of physical development. Planning activities aligned with motor development, health needs and physical readiness. Prioritizing cognitive growth while neglecting the physical development pattern नहीं। डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन अराउंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आएगा, ये REA आएगा स्पेलिंग। इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज, हम कोई भी चीज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज नहीं करते हैं। स्टैंडर्डाइज मेथड्स विदाउट रिगार्ड टू डेवलपमेंटल वेरिएबिलिटी, सो डेवलपमेंट में जो वेरिएशन आ रही है डे बाई डे हमें वो कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो आप एक्टिविटीज़ को प्लान कीजिए, अलाइन कीजिए मोटर डेवलपमेंट के साथ, नीड्स के साथ, फिजिकल रेडीनेस के साथ। सो ये ऑप्शन बेटर है। The Radhakrishnan Commission on University Education defined the vital task of राधाकृष्णन कमीशन ने हायर एजुकेशन टास्क ऑफ हायर एजुकेशन, क्योंकि प्राइमरी एलिमेंट्री 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये तो बातें ही नहीं हुई है राधाकृष्णन कमीशन तक, ओके। Which philosophical school of education supports the use of mother tongue as a medium of instruction primarily to ensure effective interaction with learners' real environment? प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म और आपका नेचुरलिज्म। तो देखो जो मदर टंग को सपोर्ट कर रहा हो और इफेक्टिव इंटरेक्शन की बात हो रही है रियल एनवायरनमेंट के साथ, ये रियलिज्म आपका बेटर ऑप्शन रहेगा जी, ओके। सो ये रियलिज्म जो है फिलोसॉफिकल स्कूल, ये अल्टीमेट रियलिटी की बात करता है, ओके। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए लोग बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है उसकी बात करता है। सो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। The NEP 2020 aims to overhaul Indian higher education by 2035, increasing the gross enrollment ratio to -% through multidisciplinary institution, flexible curricula and technology integration. So हमें 60%, 40%, 50% या 30%, तो हमें gross enrollment ratio 50% तक लेके जाना है। अभी के लिए 2018 में 26.3 था, हमें 2035 तक 50% लेके जाना है इसको। Which one of the following recommendation of Kothari Commission was specifically aimed at promoting national integration through education? So implement किया 3 language formula in school education, introduction of semester system in universities, and expansion of technical education at secondary level और adoption of 10+2+3 structure. अगर इंटीग्रेशन नेशनल लेवल पे इंटीग्रेशन की बात हो रही है, सो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाला जो ऑप्शन है वो बेटर है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में आप वो अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाने की बात कर रहे हो। According to Rust, the idealistic scheme of curriculum is best characterized by which of the following? Idealistic scheme Rust के according पूछा है, integration of physical activities with spiritual development of learner, emphasis on physical activity along with aesthetic or cultural pursuits, then आपका division into physical and cognitive activities for balanced development, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम अराउंड वोकेशनल एंड सोशली यूजफुल एक्टिविटीज। जब बात आइडियलिज्म की आ रही है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उसमें ना मेंशन हो तो आपको आधा आधा लगेगा स्टेटमेंट। आंसर ए अप्रोप्रिएट आंसर है, ओके।
विच स्टैंडर्ड सेटिंग मैथड एस्टिमेट्स, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, नया क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा स्टैंडर्ड सेटिंग मेथड एस्टिमेट करता है हर एक आइटम के लिए, यानी आप क्वेश्चन एयर जब बना रहे हो तो हर एक क्वेश्चन को वो एस्टिमेट कर रहा है कि कौन सी मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मिनिमम कॉम्पिटेंसी वाला बच्चा भी उसको आंसर सही कर देगा। ओके सो ये कौन सा मेथड है? नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग, परसेंटाइल रैंक मेथड। देखो नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग तो आप तब करोगे ना जब आप टेस्ट ले लोगे, आपके पास नंबर आ गए, अब आप कंपेयर कर रहे हो या नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग कर रहे हो, वो चीज़ नहीं है यहाँ। परसेंटाइल रैंक मेथड भी उसके बाद होगा। जेड स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन एक बेसिक मेथड है जिसमें आप जो है स्टैंडर्ड लेवल पे ले आते हो ताकि आप कंपेयर कर पाओ, बट हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड सेटिंग मेथड की और वो एस्टिमेट कर रहा है। ठीक है, तो एक एक्सपर्ट कमेटी बना के हम उस बेसिस पे जब ये एस्टिमेशन करते हैं तो ये एंगोफ मेथड है जी। ओके तो इट इन्वॉल्व्स अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो इवेल्युएट करेंगे हर एक टेस्ट आइटम को, हर एक क्वेश्चन को, और वो प्रोबेबिलिटी देखेंगे हाइपोथेटिकली कि मिनिमली कॉम्पिटेंट कैंडिडेट भी उस आंसर को करेक्ट कर देगा। सो वो प्रोबेबिलिटी देख के ये यहाँ पे एक जो है वो स्कोर रेडी करते हैं। Okay, how does education relate to urbanization and modernization? Leads to decline of educational institution under modernization processes. Decline तो नहीं हुए, educational institutions तो बढ़ते ही जा रहे हैं। Reduces reliance on formal education through informal urban learning. Adapts to and drive social change through mobility, skills and modernization, और functions independently। देखो independently तो आपस में वैसे ही काम नहीं करती चीज़ें, आपकी सारी एक दूसरे के ऊपर interdependently काम करती हैं। ओके तो आंसर आपका सी हो जाएगा जी। ये अडेप्ट कर रहा है टू एंड ड्राइव्स द सोशल चेंज, किसके थ्रू? मोबिलिटी, स्किल्स, मॉडर्नाइजेशन, इनके थ्रू। तो इस वे में ये रिलेटेड है अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। Which approach addresses individual differences among learners in education, adapting strategies, material and pace to learners' ability and interest? Sounds better. Individual difference के हिसाब से ही है। Focus on average learners with limited attention to diverse ability learners and levels and need नहीं, आप सिर्फ एवरेज पे थोड़ी फोकस करोगे। रिजिड ग्रुपिंग बाय अचीवमेंट विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग स्ट्रैटेजी नहीं, रिजिडिटी वैसे ही हम बात नहीं करते। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, जब सब लोग सेम है ही नहीं तो आप सेम ट्रीटमेंट देके क्या ही कर लोगे। सो आप अडेप्ट करो स्ट्रैटेजीज मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेस, इंडिविजुअल पेस एंड इंडिविजुअल एबिलिटीज, इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स। Which approach best facilitates concept formation with transfer of learning? Varied example, non-example with comparison, abstraction, cross-context application. Definition followed by repetitive, identical. हम identical examples की बात नहीं करते, हम अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। Okay, restricting instruction to single context नहीं, memorize करना terms को before application नहीं। So आपको different example, non-examples के through समझानी है चीज़ें। Okay. Which one of the following tools is specifically designed to assess personality trait through self-reported responses? जब आप खुद रिपोर्ट कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल नहीं आएगा, एनेक्डोटल भी नहीं आएगा, अचीवमेंट टेस्ट भी नहीं आएगा। आप इन्वेंट्री जो होती है उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद दे रहे हो, आप खुद रिपोर्ट कर रहे हो उन रिस्पॉन्सेज को। बी ऑप्शन। Consider the following statements on the evolution of Indian education and its impact on modern practices. Early education emphasized teacher-learner proximity and moral spiritual development, influencing value-based education. Ancient centers fostered dialogue, inquiry, shaping modern pedagogy. Colonial education introduced administrative and curricular structures, shaping present institutions despite limited indigenous focus. ठीक है जी, तीनों चीजें बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 पहले प्रॉक्सिमिटी पे, लर्नर प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि गुरुकुल में रहते थे बच्चे, ठीक है, तो टीचर के पास थे, सो टीचर स्टूडेंट प्रॉक्सिमिटी ज्यादा थी। एंशिएंट सेंटर्स में फोस्टर की जाती थी डायलॉग, इंक्वायरी, ये चीजें, और वही शेप कर रहा है मॉडर्न पेडागोजी को। कॉलोनियल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे थी कि हमें एक ऐसी क्लास क्रिएट करनी है, जैसे उसने मैकाले ने बोला था कि हमें इंडियंस की ऐसी क्लास क्रिएट करनी है जो हमारे लिए काम करे, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से कई बार कुछ और चीज़ें हम थोड़े अवेयर हो गए, पढ़ लिख गए, वो अलग बात है, बट ये तीनों ऑप्शन सही है। मोटिवेशन एनहेंसेस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बाय एडिंग एप्लीकेशन ऑफ प्रायर नॉलेज टू अ न्यू सिचुएशन। सो मोटिवेशन एनहेंस करता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को। मोटिवेटेड लर्नर्स एंगेज एक्टिवली एंड फॉर्म मीनिंगफुल लिंक्स बिटवीन प्रायर एंड न्यू लर्निंग। सो मोटिवेशन, देखो पहले वाली बात बताया कि
पहली स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि मोटिवेशन कैसे एनहेंस करता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को। दूसरी में बता दिया कि कैसे बच्चे जो मोटिवेटेड वाले होते हैं वो एक्टिवली एंगेज होते हैं, इस वजह से वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेटर हो पा रही है ना। सो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जी, ए के साथ जाएंगे। Scientific and theoretical study of social processes, social relationships, social patterns within the educational system. So ये किसकी बात कर रहा है? सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, एजुकेशनल सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम एजुकेशन को एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह लेके चलते हैं। ठीक है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो सोशल एजुकेशन के अंदर चीज़ें हो रही हैं, मतलब हम कैसे सोशियोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए। ओके, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में देखो कि आप सोशल प्रोसेसेस, सोशल रिलेशनशिप, सोशल पैटर्न्स को स्टडी करने की बात कर रहे हो एजुकेशनल सिस्टम में, यानी आप एजुकेशनल सिस्टम को ही एक जो है वो किसकी तरह लेके चल रहे हो, सोसाइटी क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह। तो डी ऑप्शन बेटर है जी। ओके, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी? फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं ऑगस्ट कॉम्टे, लेकिन एजुकेशनल सोशियोलॉजी हैं ई जॉर्ज पाइने। बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा जाता है। एजुकेशनल एम्स डिपेंड ऑन द फिलोसफी दैट प्रिवेल्स अमंग द पीपल लिविंग एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द प्रीवियस इराज ऑफ ऑल इराज और ग्लोबली। एजुकेशनल एम जो है, इंडिया के अलग एम हो सकते हैं, कहीं और के अलग एम हो सकते हैं। तो जब आप एक पर्टिकुलर टाइम में कहीं रह रहे हो, उन लोगों की फिलॉसफी के हिसाब से एजुकेशनल एम्स जो है वो डिपेंड करेंगे। ओके, तो ए ऑप्शन होना चाहिए। Which conception of education aligns with Vivekananda's rejection of mere information based learning? So कौन सी चीज़ें, तो information based learning जो है वो socialization, intellectualism, vocationalism या self realization, खुद के बारे में रियलाइज करना। सो ये चीज़ जो है वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन तक ही लिमिट रहेगी। सो ये चीज़ जो है वो रहेगी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने बोला कि एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुट इन टू योर ब्रेन या रन्स राइट देयर अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन मैनिफेस्टेशन है जो ऑलरेडी आपके अंदर होती है। सो ये चीज़ जो है, मैंने जो इसका आइडिया है विवेकानंद का कि आप इंफॉर्मेशन बेस्ड लर्निंग तक नहीं रहना है, ठीक है, खुद को रियलाइज करना है, खुद के अंदर से बेस्ट निकालना है। तो ये इसके साथ अलाइन हो रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ। विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द philosophical foundation of Mahatma Gandhi's basic education in relation to knowledge and work? Intellectual vocational components should be balanced to prepare individual for diversified occupational roles. Productive work serves as a medium of learning, integrating knowledge with life to cultivate self-reliance and social responsibility. Knowledge is best developed through intellectual disciplines, while productive work supports economic self-efficiency. और एजुकेशन कंबाइन करती है क्राफ्ट ट्रेनिंग विद एकेडमिक लर्निंग टू एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी विद इन द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सो आंसर आपका बी हो जाएगा जी। ये एक्यूरेटली कैप्चर्स द इंफॉर्मेशन, हाँ बी वाला ऑप्शन ना, क्योंकि प्रोडक्टिव वर्क जो है वो कैसे सर्व कर रही, तो प्रोडक्टिव वर्क की बात आ गई, मीडियम ऑफ लर्निंग की बात आ गई, इंटीग्रेटिंग नॉलेज विद लाइफ, ठीक है, तो हेड, हार्ट और हैंड तीनों चीजें कंबाइन हो रही हैं आपके बी ऑप्शन में। Okay, validity is best defined as appropriateness of interpretation and use made of result, ensuring that results are dependable, नहीं, consistency, reliability की बात करता है, ना कि validity की, genuineness of the test। So ये appropriateness वाला चीज़ बेटर है कि आप appropriately जो चीज़ आपको मेजर करने के लिए बोली गई है वो आप इंटरप्रेट करें, मेजर करें उस हिसाब से, ए ऑप्शन। The common comprehensive subject matter of both philosophy and education is पर्सनैलिटी, बिहेवियर, लाइफ और ह्यूमन इंडिविजुअल। दोनों ही चीज़ें हम लाइफ से रिलेट करते हैं। कैसे? फिलोसफी, हम लाइफ की फिलोसफी और उन चीज़ों की बात करते हैं, तो फिलोसफी को लाइफ से रिलेट करते हैं। और एजुकेशन जो है वो अपने आप में ही लाइफ है। हम बहुत बार ये बोलते भी हैं कि एजुकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं है, इनफैक्ट ये अपने आप में ही जिंदगी है। सो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग दिस प्रिंसिपल। एजुकेशन इज ऑफन डिफाइंड एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कई बार तो बोल देते हैं कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं, ये लाइफ ही है। ओके, तो लाइफ वर्ड ज़्यादा जो है वो कॉमन नज़र आएगा दोनों में।
Which statement best captures the tension in British period education between administrative intent and intellectual outcomes? It trained colonial administrators but ignited socio-political progress. It removed the social stratification through integrated curricula. उन्होंने ऐसा कोई curriculum नहीं introduce किया जिससे social stratification remove हो जाए. It ensured universal access और equitable चीज़ों की तो बात ही नहीं की उन्होंने तो सिर्फ एक ऐसी क्लास रेडी करने की बात की थी जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम आ सके उनके. तो उन्होंने तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्रेन किए थे, बट उसकी वजह से वो पढ़ लिख गए. हम उनके जो आइडियाज़ थे ब्रिटिश के मतलब वेस्टर्न आइडियाज़, लिबर्टी चीज़ें, उनसे हम जब प्रभावित हुए तो सोशियो पॉलिटिकल प्रोग्रेस भी हो गई. ओके अदरवाइज उन्होंने तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें किया था, कोई इंडिजिनस नॉलेज उन्होंने प्रमोट नहीं की थी. आंसर आपका ए रहेगा जी. Which practice supports emotional development in childhood while maintaining classroom effectiveness? यूनिफॉर्म बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस. आप यूनिफॉर्म बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन कर ही कैसे सकते हो? पहली बात, आगे की स्टेटमेंट देख लो. विद लिमिटेड अटेंशन टू इमोशनल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स. तो आपने बहुत कम अटेंशन, लिमिटेड अटेंशन दी है कि इमोशनल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं. स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो आप इमोशनल एक्सप्रेशन की, विद गाइडेंस इन रेगुलेशन एंड सोशल इंटरेक्शन. अनरेस्ट्रिक्टेड इमोशनल एक्सप्रेशन विदाउट गाइडेंस. academic priority with emotional attention only during disruptive situations. नहीं, बी ऑप्शन बेटर है जी कि आपको टाइम टू टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करनी है कि इमोशनली एक्सप्रेस कर पाए बच्चा. आप गाइडेंस भी दोगे कि कैसे रेगुलेट करे, कैसे सोशल इंटरेक्शन हो. Psychology has gained wide and diversified applications in the following spheres of life. साइकोलॉजी की बात हम एजुकेशन में भी करते हैं, हम मेडिसिन में भी करते हैं, हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में भी करते हैं, हम ह्यूमन रिलेशनशिप और वर्ल्ड पीस मेंटेन करने में भी करते हैं. तो हम सारी जगह साइकोलॉजी की बात करते हैं भाई. ओके सो एजुकेशन के फील्ड में एजुकेशनल साइकोलॉजी है, मेडिसिन में क्लिनिकल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी जैसी टर्म्स हैं. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में हम रिहेबिलिटेट करते हैं जो जुवेनाइल्स होते हैं और उन्होंने कोई अपराध किया हो. और ह्यूमन रिलेशनशिप और वर्ल्ड पीस में भी हम बात करते हैं. Which view best reflects the pragmatic approach to curriculum in education? Curriculum should be organized around activities or problem solving experiences. Curriculum should be based on eternal truths. नहीं, eternal truth तो बात ही नहीं करते, तो idealism का aspect हो गया. Curriculum should emphasize structured knowledge इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस. नहीं, डिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही तो हम बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म में. लर्निंग बाय डूइंग. करिकुलम शुड फोकस ऑन नेचुरल ग्रोथ विदाउट एक्सटर्नल गाइडेंस. ये आपका नेचुरलिज्म में जाता. तो ए ऑप्शन आपका परफेक्ट फिट है. ओके. थियरी ऑफ इनसाइट स्टेट्स द सिचुएशन एज अ डैश इज परसीव्ड बाय द लर्नर. सो थियरी ऑफ इनसाइट्स जो है वो ये बताती है कि सिचुएशन जो है वो एज अ पार्ट समझ आ रही है, परसीव कर रहा है, इमेज, पिक्चर या होल. एज अ होल आप जो है उस चीज़ को परसीव करते हो. तो लर्नर एज अ होल परसीव करता है. Which of the following are commonly classified as subjective methods of data collection in educational evaluation? Observation, interview, case study subjective हैं. Autobiographical methods और projective techniques subjective हैं. Questionnaire objective techniques में आएगा, rating scales भी. So answer 1 and 2 आपका हो जाएगा जी, B option. Dash test items are generally more efficient and reliable in measuring factual knowledge. Factual knowledge की जब आप बात करते हो तो objective test better रहते हैं, सीधे सीधे. ठीक है, सो वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले टेस्ट. विच कोरिलेशन मेक्स नो अजम्पशन रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डाइकोटमस वेरिएबल. कोई भी यहाँ पे अजम्पशन नहीं बनाई जा रही. सिंपल कोरिलेशन, टेट्राकोरिक कोरिलेशन, बाई सीरियल कोरिलेशन, पॉइंट बाई सीरियल. अगर आपको याद हो, बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल और आपका टेट्राकोरिक और फाई, ये कोरिलेशन हम पढ़ते हैं स्पेशल कोरिलेशन के टाइप्स में, राइट. बाई सीरियल में हम बोलते हैं कि एक कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा आपका आर्टिफिशियली डाइकोटमस है. यानी आपने जो दो पार्ट बनाए हैं वो आपने बनाए हैं, तो आपने कुछ तो अज्यूम किया होगा. पॉइंट बाई सीरियल में एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल नेचुरली डाइकोटमस है. सो वो आपने वहाँ पे कुछ अज्यूम नहीं किया है, तो कोई अजम्पशन पॉइंट बाई सीरियल में नहीं होती है. टेट्राकोरिक में दोनों ही आर्टिफिशियल डाइकोटमस हैं, सो दोनों में ही आप अजम्पशन कर रहे हो, दोनों वेरिएबल्स में. और फाई में दोनों नेचुरली हैं, तो फाई तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, अदरवाइज हम फाई के साथ भी चले जाते हैं. सो पॉइंट बाई सीरियल आपका आंसर होगा. ठीक है.
Which interpretation best reflects the structural and intellectual features of medieval Indian education? Medieval India मैंने आपको बताया था उस टाइम पे religious institutions के अराउंड चीजें फोकस में थी. Inclusive system promoting scientific secular knowledge नहीं, तब तक नहीं आया था ऐसा कुछ. Universal access with uniform curriculum नहीं था. Beyond social या religious division नहीं था. कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं था. सो वो फोकस्ड था जी अराउंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन विद फोकस ऑन थियोलॉजी एंड लिमिटेड नॉलेज डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिफिकेशन, इंक्लूजन, ये सब चीजें नहीं थी उस टाइम पे. फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो ये तो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है. मोटर स्किल्स की आप बात करोगे तो ये फिजिकल में चला जाएगा. इंटरेक्शन, कोऑपरेशन, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल डेवलपमेंट में. रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस आपका इमोशनल डेवलपमेंट में. तो आंसर आपका 2, 1, 3, 4, ऑप्शन 4. Which teaching method aligns with the realist view of knowledge and reality? Passive learning through natural maturation without guidance. Project method based on social experiences and activity. Observation, experimentation, inductive reasoning for studying the external world. Dialectical reasoning and logical analysis for attaining universal and abstract truth. So कौन सा method जो है वो realist view, रियलिज्म की बात हो रही है. सो यूनिवर्सल और एब्स्ट्रैक्ट ट्रुथ तो होता ही नहीं है यूनिवर्सल रियलिज्म में. ओके, आप विदाउट गाइडेंस की भी, आप पैसिव लर्निंग की भी बात नहीं करोगे. सो ये प्रोजेक्ट मेथड वाला प्रैग्मेटिज्म में जाएगा. सो बचा क्या? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इंडक्टिव रीजनिंग, एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझने के लिए. और एक्सटर्नल वर्ल्ड और मैटर की ही बात करते हैं हम रियलिज्म में. एजुकेशनल फिलोसफी डिटरमाइंस द एम्स एंड डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन. It critically examines values, knowledge, reality, underlying educational practice. ठीक है, दोनों ही चीज़ें क्रिटिकली एग्जामिन करती है एजुकेशनल फिलोसफी. दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. एनसीएफ 2023 असेसमेंट देखो, असेसमेंट इन एनसीएफ 2023, रिव्यू ऑफ एनपी, रिव्यू तो रामामूर्ति कमेटी, थर्ड, ठीक है. देन है असेसमेंट एज और फॉर लर्निंग, तो असेसमेंट इन एनसीएफ दोनों असेसमेंट की बात करती है. एनसीएफ 2023 जो है, अच्छा, इसके हेड जो है वो कस्तूरी रंजन थे, ठीक है. और एनसीएफ 2023 जो है वो स्कूल कल्चर और प्रोसेसेस को हैंडल करता है. तो 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया. फिलोसफी डिटरमाइंस द एम ऑफ एजुकेशन, सो ऑल्सो डिटरमाइंस द करिकुलम, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, कल्चरल फ्रेमवर्क या सेंसेस. फिलोसफी जब एम्स ऑफ एजुकेशन डिस्क्राइब कर रही है तो फर्दर करिकुलम कैसा होना चाहिए उन एम्स ऑफ एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए, वो भी डिसाइड कर रही है. ओके. Which statement is not about lifelong learning? Focus exclusively on school age learners for specific issue based activism. Exclusively तो वैसे ही आउट हो गया क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो पूरी लाइफ चलेगी. Enables individual to master the digital revolution. Improves employability through reskilling, upskilling. हेल्प कंट्रीज रिस्पॉन्ड टू एजिंग सोसाइटीज. तो एजिंग सोसाइटीज भी हो, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट बता के. सो ऑप्शन ए जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में नहीं है जी. How does education relate to social stratification? Operates independently of social structure. कभी भी एकदम से एजुकेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं जाएगी. Reproduces inequality through differential access and educational practices. Eliminate करती है सोशल, देखो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से कैसे रिलेट होती है कि ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को, इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करती है एजुकेशन. आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप अलग स्कूल में जा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं, आप सरकारी स्कूल में जा रहे हो, तो एक अलग ही क्लास बनती हुई जा रही है आपकी. ओके, सो न्यूट्रल भी नहीं रहती, अनबाइज्ड भी नहीं रहता विद इन सोसाइटी. सो ये आपकी जो है रिप्रोड्यूस करती है इनइक्वालिटी को. इनइक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल एक्सेस, सबकी एक्सेस अलग अलग है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को लेके. ओके. डैश आर लिंक्ड विद बेसिक प्राइमरी नीड्स एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मोटिव्स. सो प्राइमरी मोटिव्स, बायोलॉजिकल से रिलेटेड तो प्राइमरी मोटिव्स होंगे ना, टर्शरी मोटिव्स तो एक्वायर्ड मोटिव्स हो गए. Which pair of educators is most directly associated with development and application of pragmatism in educational theory and classroom practice? pragmatism की बात हो रही है तो विलियम नहीं है, जॉन डुई तो आएंगे ही, जॉन डुई, बाकी नहीं आएंगे. जॉन डुई आएंगे, जॉन डुई के स्टूडेंट थे किलपैट्रिक, लेकिन उससे भी पहले विलियम जेम्स जो है इस फील्ड के पायनियर माने जाते हैं. तो आंसर आपका विलियम जेम्स और जॉन डुई रहेगा. Which of the following best distinguishes operant conditioning from classical conditioning? In operant conditioning, responses are emitted by organism rather than elicited by a specific stimulus. Operant conditioning depend only on reflex action triggered by stimulus. Yeah, responses are elicited by specific stimuli in both the
और क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स वॉलेंट्री बिहेवियर कंट्रोल्ड बाय, नहीं वॉलेंट्री बिहेवियर नहीं है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्सेज जो है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एमिट किए जा रहे हैं। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में एमिटेड और वॉलेंट्री होती हैं चीज़ें, और क्लासिकल कंडीशनिंग में एलिसिटेड यानी कि इनवॉलेंट्री हो रही हैं चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक फोकस ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी रादर देन जनरल सोशियोलॉजी। सो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है तो एजुकेशनल प्रोसेसेस और इंस्टीट्यूशंस को पढ़ेगी, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियसली प्रोसेसेस या इकोनॉमिक, एजुकेशनल प्रोसेसेस और इंस्टीट्यूशन को स्टडी करेगी। Which philosophical school explicitly advocates child-centered education based on natural development and learning through direct experiences? So ये ओवरऑल तो नेचुरलिज्म में चला गया, बाकी तो आगे नेचुरलिज्म के ही पार्ट है ना, तो नेचुरलिज्म वाले फोकस करेंगे नेचुरल डेवलपमेंट पे। Which situation represents test, retest, reliability in educational measurement? Agreement in scores assigned by different examiners. तो ये तो टेस्ट रीटेस्ट का हुआ है, तो इंटर रेटर हो गया, ठीक है, दो अलग अलग लोग रेट कर रहे हैं। देन है सिमिलर रिजल्ट्स फ्रॉम इक्विवेलेंट पैरेलल टेस्ट, यानी दो अलग अलग टेस्ट हैं, तो नहीं, हम तो सेम टेस्ट की बात करते हैं टेस्ट रीटेस्ट में। हाई इंटरनल कंसिस्टेंसी अमंग आइटम्स विद इन अ सिंगल टेस्ट फॉर्म मेजरिंग द सेम कंस्ट्रक्ट, या फिर कंसिस्टेंट स्कोर्स अक्रॉस रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम टेस्ट अंडर सिमिलर कंडीशन। डी ऑप्शन ज्यादा बेटर है जी, क्योंकि ये कंसिस्टेंट स्कोर की बात कर रहा है सेम टेस्ट पे सिमिलर कंडीशंस में अलग अलग टाइम पे, रिपीटेड टाइम। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्राइमरीली डायरेक्टेड टूवर्ड्स, फॉर्मेटिव तो इंप्रूव करेगा करिकुलम को, इंस्ट्रक्शन को, लर्नर को। सो लर्निंग और इंस्ट्रक्शन, तो लर्निंग और इंस्ट्रक्शन दोनों को इंप्रूव करेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वुमेन स्कॉलर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा? ये क्वेश्चन नोट डाउन करने वाला है नोट्स में। अपाला इसका आंसर रहेगा। अपाला जो है वो आपके मेंशन्ड है वुमेन किसमें? ऋग्वेदा में। और गार्गी और मैत्री ये वैदिक उसमें तो है लिटरेचर में, लेकिन ऋग्वेद में नहीं है। ओके, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है। सुलभा जो है वो महाभारत से रिलेटेड है। Which finding from national assessment in India indicates declining school level educational standards? High conceptual understanding in mathematics या science at elementary level, persistent gap है in basic reading and arithmetic despite years of schooling, uniform achievement है across urban and rural areas नहीं, improvement in foundational literacy and numeracy across grades। परसिस्टेंट गैप नजर आ रहा है, वो डिक्लाइनिंग स्कूल स्टैंडर्ड्स को दिखा रहा है कि आपका 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास जितना भी मैथ उसको नहीं आता है। ओके, तो ये परसिस्टेंट गैप्स नजर आ रहे हैं बेसिक रीडिंग और मैथ अर्थमेटिक में। Which recommendations reflects the emphasis of Kothari Commission on Educational Reforms in India? Exclusive focus on higher education? नहीं, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। अडॉप्शन ऑफ अ कॉमन स्कूल सिस्टम? हाँ। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात की थी इन्होंने। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन? नेवर। कोई भी एजुकेशन कमीशन आपको कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की सलाह नहीं देता मिलेगा। एलिमिनेशन ऑफ साइंस एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल? क्यों, दिमाग खराब थोड़ी ना है हमारा कि हम साइंस को ही हटा देंगे सेकेंडरी लेवल से, कैसी बात कर रहे हो, हमें तो साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्रीज करना है बल्कि। बी ऑप्शन अप्रोप्रिएट रहेगा जी। कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की थी इन्होंने। टीचिंग स्ट्रैटेजीज इन अर्ली चाइल्डहुड शुड अलाइन विद लर्नर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेवल? यस। मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड प्रोग्रेसेस थ्रू आइडेंटिफाइबल स्टेजेस ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसलिए टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट करनी चाहिए, अलाइन करनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जी, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। Okay, following is an example of dash reasoning. Ram is mortal, Kareem is mortal, Daljit is mortal, Edward is mortal, therefore all men are mortal. So आपको नहीं लग रहा हम particular या specific to general जा रहे हैं? जब हम general to specific जाते हैं तो हम deductive की बात करते हैं, जब हम specific to general जाते हैं तो हम inductive reasoning की बात करते हैं। फाइंड द रैंक कोरिलेशन, यहाँ से एक चीज समझ आती है कि आपको रैंक कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 n-1 करके कुछ था, ये फॉर्मूला है भाई, n - n² - 1,
ठीक है। सो ये फॉर्मूला में आपको समेशन ऑफ डी स्क्वायर और एन दोनों दे रखे हैं, तो आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। स्पीयरमैन का कोरिलेशन मेथड है ये, रैंक कोरिलेशन नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक की तरह यूज किया जाता है कोरिलेशन में। सो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो ये फॉर्मूला लिख लो अपने नोट्स में, हो सकता है आने वाले किसी एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। हाउ डज मास कम्युनिकेशन फैसिलिटेट एजुकेशनल इनोवेशन? कन्फाइनिंग लर्निंग टू फॉर्मल क्लासरूम, कन्फाइन कर दोगे तो कैसे चीजें होंगी, कैसे मास कम्युनिकेशन होगा? लिमिटिंग रीच टू अर्बन पॉपुलेशन, एलिमिनेटिंग द रोल ऑफ टीचर, ब्रॉडनिंग द एक्सेस वाया मीडिया प्लेटफॉर्म, ये मास कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करेगा एजुकेशन में। Normal probability curve is also called simple curve, astronomy curve, Gaussian curve या लाला कर्व। लाला कर्व तो मैंने कभी नहीं सुना। Gaussian कर्व आपका आंसर रहेगा जी, क्योंकि स्ट्रॉस गोस ने ये दिया था। स्ट्रॉस गोस ही नाम है शायद, नहीं, कार्ल फ्रेडरिच गोस, तो गोस तो नाम याद है, गोस, ठीक है। इट इज यूज टू एनालाइज द एस्ट्रोनॉमिकल डाटा। बेल शेप्ड कर्व है, सिंपली द नॉर्मल कर्व, नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। तो सिंपल कर्व की बजाय ऑप्शन आपका गॉसियन कर्व बेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिफ्लेक्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन रादर देन इनफॉर्मल? सो लर्निंग लैंग्वेज थ्रू एवरीडे एक्सपोजर, ये तो इनफॉर्मल है। एक्वायरिंग वैल्यूज थ्रू पीयर इन्फ्लुएंस, ये भी नॉन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। फैमिली इंटरेक्शन के थ्रू आप सीख रहे हो, ये भी इनफॉर्मल है। सो आप एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हो, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कन्वर्टिंग मार्क्स इनटू ग्रेड्स ensures that grade boundaries are determined based on the distribution of scores within a group? So within a group आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो विद इन अ ग्रुप वाला तो फिर आपका किस में जाएगा? नॉर्म रेफरेंस्ड में जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू डैश ईच इंडिविजुअल एंड ईच नेशन हैज टू डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओन स्वधर्म। स्वामी विवेकानंद, आपका रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या श्री अरबिंदो? सो श्री अरबिंदो आपका आंसर हो जाएगा जी। ईच इंडिविजुअल एंड ईच नेशन हैज टू डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी आपका जो काम है आप उसको बेस्ट करो, वो स्वधर्म है। चार्ल्स स्पीयरमैन, थर्स्टन, ओके, हावर्ड गार्डनर, आपका मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, आपका टू फैक्टर थियरी चार्ल्स स्पीयरमैन, इससे ही सोल्व हो गया होगा, 3 और 1 नहीं। ओके, कोई बात नहीं। गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है, और ये आपका थर्स्टन का प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। इन नोम, नोम आएगा, नोम रेफरेंस टेस्ट, व्हाट डज अ स्टूडेंट स्कोर प्राइमरीली इंडिकेट? सो द एक्सटेंट टू विच द स्टूडेंट हैज मास्टर्ड, नहीं, मास्टरी तो देखी ही नहीं हमने। लेवल ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस भी नहीं देख रहे हैं हम तो कंपेयर कर रहे हैं। तो हम स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज रिक्वायरिंग मेडिकल रेमेडियल इंस्ट्रक्शन नहीं, स्टूडेंट की रिलेटिव स्कोर देख रहे हैं हम, जो हमने कंपेयर किया है ग्रुप में बाकी बच्चों से। डी ऑप्शन सही रहेगा। विच बॉडी हैज फॉर्मली इंटीग्रेटेड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इनटू टेक्निकल एंड प्रोफेशनल करिकुलम? सो टेक्निकल की बात AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो यही तो बात करेगा, ठीक है। विच प्रैक्टिस बेस्ट अप्लाइज थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट इन क्लासरूम लर्निंग? रेनफोर्सिंग करेक्ट रिस्पॉन्सेज थ्रू इमीडिएट सेटिस्फैक्शन और रिवॉर्ड, इमीडिएट वाली तो बात उसमें आ जाती ना, आपका ओपरेंट में आ जाती। एनकरेजिंग इंडिपेंडेंट डिस्कवरी विदाउट फीडबैक, फीडबैक तो देंगे। फोकसिंग ओनली ऑन मेंटल प्रोसेसेस इग्नोरिंग द रिस्पॉन्स, नहीं। अलाउइंग एरर्स टू परसिस्ट विदाउट करेक्शन, नहीं 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 नहीं, करेक्ट तो करेंगे भाई, रुको 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 रुको, करेक्ट तो करेंगे ना, विदाउट करेक्शन नहीं। फोकसिंग ओनली ऑन मेंटल प्रोसेस नहीं। एनकरेजिंग इंडिपेंडेंट डिस्कवरी, ये भी विदाउट फीडबैक हो रहा है, फिर तो एक ही ऑप्शन बचा, बाकी ऑप्शंस तो बिल्कुल ही गलत हैं। सो हमारे पास ऑप्शन ही ये बचा कि आप रिनफोर्स करो करेक्ट रिस्पॉन्सेज को, ठीक है। सो लॉ ऑफ इफेक्ट यही बोलेगा, ए ऑप्शन। In context of secondary education in Uttar Pradesh, which feature most clearly reflects the structural distinction between administrative control and academic regulation? Separation of administrative and academic function between state authorities and boards, integration of administrative and academic functions within district level education offices, alignment of secondary education governance with higher education regulatory bodies, या delegation of governance and curriculum design to private school managements? नहीं, आंसर आपका ये रहेगा जी, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक फंक्शंस अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। ये उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है अंडर द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को हैंडल करता है, और बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन जो है यूपी बोर्ड,
ठीक है, तो ये आपका किसको हैंडल करता है, ये एकेडमिक रेगुलेशंस पे फोकस करता है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यूपी का जो सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, ये रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है सेपरेटली। सो सारी चीजें अलग अलग हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं। ओके, 125 क्वेश्चंस थे ये, मैंने अपनी नॉलेज बेस्ट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस आपको बताए हैं, आंसर्स बताए हैं। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, आपको कोई डाउट हो रहा हो, तो वो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा। मैं या किसी और बच्चे को आता होगा, जो भी देखेगा कमेंट, वो शायद आंसर कर दे। सो डाउट को पूछ लेना ज़्यादा बेटर होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रही हो चीज़ें। आने वाले नेट एग्जाम और आपका यूपीजीडीसी का एग्जाम, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे और बहुत हेल्पफुल रहे हैं। ओके, तो इनसे आप नोट्स बना लीजिएगा पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज से नोट्स कैसे बनाते हैं, ये चीज़ भी मैंने एक्सप्लेन की थी, इस क्लास के शुरू में भी की थी, एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने कल डाली थी। सो वो चीज़ आप चेक कर लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप कर रहे होते हो अलग अलग पेपरों से, तो कैसे उनके जो है वो नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। Okay जी, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.